पूरी रोड जाम करी, बैरिकेड लगा दिए। तो हनुमान जी तो उनसे मास्टरमाइंड थे, तो उन्होंने कहा बालोद चलो, जिला बालोद ही है डोली का। वो पुलिस पीछे भागती रही। ये शेखव साहब दौरे पर आए थे अपने आगे को पोखरण रामदेव, तो 500 लोगों ने काले झंडे दिखाए, गो बैक, मुर्दाबाद। क्या कहा? बीजेपी की सरकार, बीजेपी का एमएलए और थाने के आगे धरने पर बैठे, तो बात ही खत्म है। अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ जितने अनसन भाषा, जितनी लैंग्वेज बनी, जितने गंदे शब्द सारे यूज कर लिए थे हम लोगों ने। रात को 2 बजे 3 बजे कार्यों के करते पुलिस भेज दी। जो किसानों की बात करेगा, जो गरीब शोषित परिवार की बात करेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे। और आज की तारीख में हनुमान जी सबसे बेस्ट है, और वो सत्ता में भी नहीं है तो भी आज वो अपना हर कार्य लोगों के लिए करवा रहे हैं। मतलब 3 साल नहीं है दूर, बस 3 साल ही है इलेक्शन में। लोगों का काम नहीं करोगे ना, तो आप ही सोचो कि मैं मुखिया बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा ये मोदी जी के पीछे जीत रहे हैं, बिना मोदी जी का नाम हटा दो, इनकी जमानतें जब्त हो जाए। तो 2 टंकी रोजी रोटी की जुगाड़ के अंदर कोई ठेला या कोई छोटा मोटा ढाबा लेके बैठा है, उसको हटा रहे हो। और जो पूरा अतिक्रमण में बैठे उनके कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा। तो ये दोगली नीति क्यों? ना तो हम सरकार से दबते हैं, ना डरते हैं। ये ठीक है। हाँ, वो तो कह रहे थे हम गृह मंत्री बनने वाले। गृह मंत्री तो छोड़ो, 4 नंबर पोस्ट थी इनकी मंत्री जी की, 23वें पर चले गए। कार्यकर्ताओं को आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ, आप उनको खुद को पूछ लो कि वास्तव में आपके एमएलए एमपी जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, आपके कोई काम कर रहा है क्या? आपने जिस दिन पार्टी करीब से देख लिया, उस दिन आप पार्टी को लात मार के आओगे। जैसे मैं लात मार के निकला हूँ, जिनको हीरो बनाया था, जिनको नेता बनाया था, ये वापस उसी जगह आएंगे दरिया बिछाने के लिए। बाकी नेता तो आते हैं भाषण दे के, बेवकूफ बना के, ले हम ये कर लेंगे, हमारी उस मंत्री से बात हो गई, प्रधानमंत्री से हो गई, सीएम साहब से बात हो गई, जल्द सुविधा हो जाएगी, ऐसे करके लोगों को लॉलीपॉप देके चले जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि बेनीवाल जी अफीम लेते हैं। जितनी भी सोरजा की फैक्ट्रियां लगी, उसमें आधे से ज्यादा बीजेपी की नेता है उसमें पार्टनर। रियली बता रहा हूँ। कितने % काम हो गया है जल जीवन मिशन का? डॉक्यूमेंट तो 100% बता दिया उन्होंने। धरातल पर तो बजलाल जी जैसे सीएम बन गए थे, हनुमान जी तो 100 गुना आगे है। और वो चाहते शेरगढ़ को चमन कर देते, मगर आज की शेरगढ़ की स्थिति है बैकवर्ड। पहले था, आज ही बैकवर्ड है, आज वही। हनुमान जी बेनीवाल भजन लाल जी ज्यादा क्यों टिप्पणियां करते हैं बेनीवाल जी? 10,000 पुलिस डोली से लगा के जोधपुर तक खड़ी कर दी इन्होंने, पूरी रोड जाम करी, बैरिकेड लगा दिए। तो हनुमान जी तो उनसे मास्टरमाइंड थे, तो उन्होंने कहा बालोद चलो, जिला बालोद ही है डोली का। इंस्पायर आरएस एकेडमी पश्चिमी राजस्थान में सूर्योदय की भांति उजाला कर रही है। 2023 में स्थापित आईआरए द्वारा विद्यार्थियों के अधिकारी बनने के सपने को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। पिछली आरएस भर्ती में 15 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन। वर्तमान में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बड़े बड़े शहरों से विद्यार्थी पुनः अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर लौट रहे हैं। उनके लिए आईआरए मील का पत्थर साबित होगा कि बाड़मेर से शिक्षाविद प्रेम सिंह जी राजपुरोहित के नेतृत्व में इंस्पायर आरएस एकेडमी को ज्वाइन करें। टीजीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गोकुल चौधरी। और आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी के वरिष्ठ और नए नवेले नेता सतीश सिंह जी राजपुरोहित का, जिनका गांव है भाटालाई शासन शेरगढ़, जो पूर्व में भाजपा के साथ रहे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि अब उनका मन बेनीवाल की तरफ है। स्वागत करते हैं पुरोहित जी साहब का हमारे इस स्टूडियो में। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका करते हैं कि आप इतनी दूर से हमारे यहाँ पधारे हैं। ये आपका प्रेम और स्नेह हमें खींच लाया। लोग ये कहेंगे कि पुरोहित जी 20 साल इस पार्टी के साथ रहे। 14 के अंदर जब मोदी जी की लहर आई तब भी रहे, उसके बाद 19 के अंदर भी रहे, और 24 का इलेक्शन भी भाजपा के साथ रह करके लड़ाया, और अब पार्टी छोड़ दी, कह रहे हैं नहीं ये बुरी है। ऐसा है कि बुरा है तो मैं बहुत सी और भी सुना सकता हूँ। अभी जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है ना, बताओ क्या है, बताओ थोड़ा खोल के बताओ। सोशल मीडिया पर कुछ मर्यादा रखनी पड़ती है, कुछ हमारे पास में प्रूफ है, कुछ नहीं है, कुछ मौखिक बातें हैं, तो उसका हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जिस दिन प्रूफ पूरे मिल गए, हम सारे आपके साथ हनुमान बेनीवाल आपके जो पार्टी के सुप्रीमो है ना, वो किसी के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसका सबूत अपने आप निकल गया जाता है। बिल्कुल, तो आप भी बयान दे तो हो सकता है सबूत निकल गया जाए, नहीं तो बेनीवाल जी ले आएंगे। ऐसा है, हनुमान जी की बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं देखूंगा, छोटा सा सिपाही हूँ, और कोशिश करेंगे जितना ज्यादा आपको। छोटे सिपाही नहीं हो, आपके भाषणों से, आपके भाषण से, आपकी बातों से तो बड़े सिपाही लग रहे हो। ऐसा है, हमने 20 साल इसको पार्टी को देखा है, और छोड़ने से पहले 100 बार डिसीजन किया। आज की वो भाजपा सरकार, वाजपेयी वाली भाजपा सरकार नहीं है। तो आपको कैसी बात? आज उस पार्टी के अंदर सामंतवादी लोगों की, पूंजीपति लोगों का बोलबाला है। लोगों दूसरे किसी की नहीं सुनी जा रही है, और कमियां तो उसमें बहुत सी हैं। कमियां गिनाने जाए तो बहुत लंबा समय खींच जाएगा। अब एक छोटी सी, एक मेरे के ऊपर, एक आपको शायद 2 साल पहले एक ओडवाड़ा के अंदर एक मामला हुआ था।
400 मकान को तोड़ने के लिए इन्होंने। उस पर बात करेंगे। हाँ। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आप कह रहे हो कि बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने एक स्पीच देखा आपके केंद्रीय पूर्व पार्टी के बड़े नेता और वर्तमान सरकार में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत। वो आपका नाम लेकर कह रहे थे कि परशुराम बहुत जल्दी जग जाता है इनके अंदर। और उस स्पीच से आप उनके बहुत करीब लग रहे हो कि बहुत नजदीक रहे हो आप उनके, बहुत प्यार जता रहे थे आप पर। तो आप वो पार्टी छोड़ गए, कभी उनका वापस मैसेज नहीं आया? आया ना सर, मैसेज आया सब कुछ। हमने कहा हम सिद्धांतों से मतलब समझौता नहीं करेंगे। हम जनता के लिए, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप पार्टी के लिए जब वोट करवा रहे हैं, पार्टी के लिए जब मेहनत कर रहे हैं, भाई आज उनके कहने से मैं तैयार होता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, मेरे कहने से 4 कार्यकर्ता घर घर जाते हैं। वो पब्लिक से कहते हैं वैसे हमारी पार्टी के पक्ष में वोट कीजिए, हम आपकी सुविधा करवाएंगे, ये आप व्यवस्था करें। जब उनको तकलीफें होती है तो वही पब्लिक तो हमारे कार्य को कहेगी, उनको जब उनका काम नहीं वही गालें निकालेगी। और वो कार्यकर्ता मुझे गालें निकालेंगे तो मैं किसको निकालूंगा? मेरे एमपी एमएलए को निकालूंगा, किसको कहूंगा? जब वो तो सुनवाई नहीं करते। उनको मंत्री बनना है, मंत्री बनने के बाद 5 साल गए, 5 साल फिर आ जाए मोदी जी का नाम लेके, मोदी जी के नाम पे वोट दो। आखिर कब तक? 10 साल तो मोदी जी के नाम पे वोट दे दिए, अब बार बार कब तक? अब वो जो आप बात कर रहे हैं वो क्या मंच की, वो से का, तो उस मंच पर भी इन्होंने कहा अब तीसरी बार हमें जीताऊं। तो हमने कहा भाई हम तो कैसे वोट मांगे, हमें तो कोई दिखी नहीं, वोट कैसे, क्यों? हम घर जा रहे हैं, लोग तो हमें गालियां निकाल रहे हैं, ठीक है, हमें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, तो हम कैसे वोट में? आप कोई बता दो, नई स्कीम बता दो, लोगों को बेवकूफ बनाने का नया कोई, आपके पास तो बहुत से पड़े हैं, पूरा भंडार बड़ा है बेवकूफ बनाने का, तो एक और कोई बता दो, किस हिसाब से वोट लो। इतना कहा तो वो गुस्सा हो गए, तो उस मंच पर तू मैं मेरी हुई। और ऐसा है वो सबसे बड़ा ज्यादा तो राजनीति हत्या करने की कोशिश हमारे बाबू सिंह राठौड़ ने एमएलए ने की थी। उन्होंने, हालांकि शेखावत साहब का मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी केवल। तो क्या हुआ था? इन्होंने क्या, शेखावत साहब के इनके यूनिवर्सिटी के अंदर, जोधपुर यूनिवर्सिटी से जब छात्र संघ के इलेक्शन से शेखावत साहब और बाबू सिंह के आपस में अनबन थी चल रही। किस बात को लेकर? वो राजनीति, छात्र राजनीति का था इनका कोई, तो शुरू से आज तक वही चल रही थी। तो ये राजनीति में बाबू सिंह आगे बढ़ने की कोशिश करे तो शेखावत साहब इनको काट रहे थे, तो ऐसे करके इन दोनों का आपस बन नहीं रही थी। अब वो बाबू सिंह अपने खुद के कहते हैं कार्यकर्ताओं को खड़ा करके अगर अपने खुद के सरकार के मंत्री को काले झंडा दिखाएं और बद्दे बद्दे नारे दिलवाएं, और सरकार होती बीजेपी की, सरकार केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी, तो आप मान सकते हो कुछ तो बड़ा होगा। उनका व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उसमें हम लपेटे में आ गए 15 लोग। इसमें क्या हुआ, तकरीबन 15 लोग में 5 से 7 राजपूत बंधु थे, बाकी 2 अपने जाट बंधु थे, मैं था, मेरे एक मेघवाल बंधु थे, मित्र वो थे। पर जब ऐसे करे 15 लोगों की बाबू सिंह ने एक टीम बनाई। ठीक बात। हमें कहा कि आप एक काम कीजिए, शेखावत साहब का विरोध कीजिए जबरदस्त। तो हमारे लिए दोस्तों हम सुप्रीमो थे, बाबू सिंह एमएलए हमारे विधायक थे, पिछले 15 साल से जीते हुए थे और चौथी वाले से जीते। तो हमने बाबू सिंह, और वास्तव से शेखावत साहब काम भी नहीं कर रहे थे, तो हमने तो पूरी बाबू सिंह से ज्यादा हमने दुश्मनी निकाली, हमने विरोध किया, जगह जगह विरोध किया। जब विरोध इतना ज्यादा हो गया कि वो सरकार की तरफ से शेखावत साहब बैकफुट पर आए, तब इन्होंने सीएम साहब और भजन लाल जी ने बीच में इंटरफेयर करके दोनों का समझौता करवा दिया। समझौता किया, हमें कोई तकलीफ नहीं, बस समझौता किया। जब हम विरोध तो हम लोग भी कर रहे थे, तो कम से कम हमें भी तो मान सम्मान मिलता हमारी, और मान सम्मान तो छोड़ो, हमारे द्वारा जो हमने जो कार्य बोले, तो जैसे सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, उसकी समस्या का समाधान तो करते। उसके बाद भले आपके जो आप माई मिला करो, आप धर्म मिला करो, मैंने कोई तकलीफ कौन सा भली करता करें, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया, अपने जो जाति भाई थे 3-4 लोगों को बुला के उन्होंने कर लिया, उनको राजनीति फायदा पहुंचाने के लिए शेखावत साहब की नजर उनको आगे बढ़ा दिया और हमें दुश्मन की तरफ पेश कर लिया। ऐसे भी इन्होंने हरकत की है। तो इन्होंने सीधा सीधा मैं और कुछ हमारे मित्र थे उनके अदर कमेंट्री, उनको सबकी राजनीति हत्या करने की कोशिश तो की है इन्होंने। और बाबू सिंह ने कभी किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने लोगों को। शेरगढ़ विधानसभा के अंदर स्थिति है 2,30,000 वोट है हमारे, ठीक है, 30,000 वोट। तो 2,30,000 वोट में सिर्फ ये 2 परिवार है कांग्रेस, एक कांग्रेस से चौड़िया परिवार और नाथरऊ से बाबू सिंह का परिवार, यही वर्षों से राज करते आए हैं, ना तो किसी दूसरे को कोई मौका। जब प्रधान बनने की बारी आती पंचायत समिति, उस समय भी अपने बंधु को आगे करते हैं, दूसरी किसी कम्युनिटी को कभी तक कोई फायदा नहीं दिलाया। क्यों? कोई बस सोच है, फिर कोई बड़े है, बहुत है सामंतवादी, वो तो अपने वालों का भला हो, दूसरों का नहीं हो। तो ये और दूसरी क्या, हमारे शेरगढ़ के अंदर राजपूत समुदाय गोत्र इंदा गोट 45,000 वोट उनके, अब उनको भी आगे नहीं आने दे रहे, उनका भी कभी इन्होंने फायदा नहीं किया था। हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो क्या हम लोग 2,30,000 में ये 17-18,000 या 2 परिवार है, तो 2 परिवार, तो दूसरे लोगों का कोई मोरल नहीं, क्या किसी को आगे राजनीति में बढ़ने का किसी को हक नहीं, हमेशा काटते हैं। ना किसी को कोई किसी का कार्य हो रहा है, ना किसी के कहने से कोई ग्राम सेवक पटवारी किसी अपने पंचायत कोई अपनी ट्रांसफर करवा पा रहा है।
सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, लिफाफा पहुंचाओ। आज की तारीख बीजेपी पे किला खिलेगा। बीजेपी में अगर कोई काम करवाना है आपको, बस लिफाफा पहुंचाओ, लिफाफा पहुंचेगा, आपका काम हो जाएगा। चाहे आप भले कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हो, चाहे आरएलपी के हो, चाहे किसी के हो, बीजेपी के मंत्री एमएलए के पास आपका लिफाफा पहुंच गया, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आपने धरातल पर कितनी भी दरिया बिछा दी बीजेपी के लिए, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली, रिजल्ट जीरो। ये हकीकत है बॉस। टॉर्टन के रामसर सर्कल पर कृष्णा टावर आपके लिए लेकर आया है एसी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी, स्मार्टफोन, आपके घर में यूज होने वाले तमाम प्रकार के वो गैजेट जो आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो झटका मशीन हो, बिलोने की मशीन हो, अलमारी हो, गदेला हो, कुर्सी हो, टेबल हो, पंखा हो, प्रेस हो, बच्चों की गाड़ियां, बच्चों के खिलौने, तमाम प्रकार की चीजें एक छत के नीचे। घर की यूज आने वाली सारी सामग्री घर से नजदीक, घर के पास, क्वांटिटी में भरपूर और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। किसानों के लिए पंप सेट, नली, पाइप, तमाम चीजें घर के अंदर, सारा साजो सामान एक छत के नीचे। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर, ये कृष्णा टावर, यहाँ सब कुछ मिलेगा उचित दाम के अंदर। वापस इसी बात में इसमें एक सवाल पूछूंगा आपसे। आपने कहा कि हमसे बाबू सिंह ने कहा कि आप गजेंद्र सिंह का विरोध करो, काले झंडे दिखाओ। तो ये इंसिडेंट हुआ क्या? काले झंडे दिखाए गए? हुआ, बिल्कुल हुआ। कब? इसके बारे में बताओ, कब? ये शेखव साहब कोई दौरे पर आए थे, अपने आगे को पोखरण जा रहे रामदेव जी। तो रात को फड़ौदी चौराहे, हमारे फड़ौदी शहीद स्मारक कहा जाता है, शहीद स्मारक के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया, मैं अनाउंस किया, हम लोग इकट्ठा हो गए क्यों, हम तो पागल थे। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए? तकरीबन हो गए थे, हम थे वहाँ 500 लोग थे। तो 500 लोगों ने काले झंडे दिखाए, गो बैक, मुर्दाबाद, अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ जितने अनसंड भाषा, जितनी लैंग्वेज बनी, जितने गंदे शब्द सारे यूज कर लिए थे हम लोगों ने। फिर क्या किया, शेखव साहब ने गुस्सा निकाला, रात को 2 बजे 3 बजे लोग कार्यकर्ताओं के घर से पुलिस भेज दी। फिर ये एमएलए साहब आए, एमएलए साहब डिप्टी साहब आगे कह रहे हम जान नहीं, डिप्टी साहब कह रहे आप कौन होते हो? अब वो एक डिप्टी उनकी बात नहीं सुन रहा है और कार्यकर्ता अरेस्ट किया कार्यकर्ता को। फिर आपको नहीं किया? ठीक है, अब ऐसा है, मैं मेरे हिसाब से उनके चुंगल में फंस नहीं पाया, वो मेरे तक पहुंच नहीं पाए, बाकी वो मुझे भी कर लेते का। फिर कितने लोगों को गिरफ्तार किया? तकरीबन 15 से 20 लोगों को किया। फिर दूसरे दिन हमने चामू, जहाँ जिस क्षेत्र से किया था ज्यादा कार्यकर्ता, वो चामू था, पीएस क्षेत्र, थाना क्षेत्र था, तो हमने वहां फिर घेराव किया। तकरीबन 5 से 7 घंटे हमने धरना प्रदर्शन किया। साथ थे? बिल्कुल साथ थे। क्या कहा बाबू? बीजेपी की सरकार, बीजेपी का एमएलए और थाने के आगे धरने पर बैठे, तो बात ही खत्म है बस। तो सुशासन कहाँ है? ये तो मोनोपोली थी, बांट रखा है। और आज ही क्या है, आज भी मैं बताता हूं कि आज हमारे शेरगढ़ के अंदर किसी की डीजे चलती है, शेखव साहब की चलती, बाबू से नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं चलती। उनके कहने से कोई किसी पटवारी का ट्रांसफर नहीं हो। अभी बीच में कलेक्टर साहब आए थे, कलेक्टर साहब को आगे कह रहे हैं शेखा लगे तहसीलदार जी का हमारा ट्रांसफर कर लो साहब। अब एमएलए कलेक्टर का आगे ट्रांसफर कर लो, बात ही खत्म हो गई। एक आज भी लोगों को दिख रहा है कि बाबू सिंह और शेखा साहब के दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, एक दूसरे को दर्द करने, एक दूसरे को नुकसान पहुंचने लगे। नुकसान उनका छोड़ो, नुकसान हो रहा है मेरे शेरगढ़ का, हमारे गरीब और किसान परिवार का नुकसान हो रहा है। बाबू सिंह ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पहले मैडम से, वसुंधरा से दूरी बना के रखी, तब फिर मैडम ने कोई काम इनको शेरगढ़ इनका काम होने नहीं दिया, ठीक है। और फिर जब शेखव साहब पावर में आए तो शेखव साहब से दुश्मनी बना के रखी। लक्ष्य एक ही था बाबू सिंह का, मंत्री बनना। और जिस दिन मंत्री बन गए उस दिन के ख्वाब सारे पूरे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इस दिन में वो मंत्री बन पाएंगे। और आप क्या सोच रहे, ये वो आपको पता होगा, जसवंत सिंह इंदा और बाबू सिंह आपस में कंपटीशन चला था टिकट के लिए। सबसे लास्ट टिकट इनका डिक्लेयर हुआ बाबू सिंह का। अगर एक दिन डिले हो जाता ना तो ये बंदा निर्दलीय खड़ा होता। हम लोगों का 5 तारीख को मीटिंग बुलाई तुमने, 4 तारीख को रात को 8 बजे टिकट फाइनल हुआ, सबसे लास्ट। और जब आज से हमेशा पहली फर्स्ट पंक्ति में शेरगढ़ का टिकट फाइनल होता था। इस बार क्यों होल्ड हुआ? ऐसा शेखव साहब चाह रहे थे जसवंत सिंह इंदा को टिकट देना और बाबू सिंह अड़े थे, वसुंधरा मैडम का सपोर्ट था और ये उसे मैडम का शेखव साहब की आप चल रही थी। शेखव साहब चाह रहे दंड भेज बाबू सिंह को टिकट नहीं मिले, ये दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रही सबसे पहले। तो उसी का तो फायदा मिला बाबू सिंह। जिंदगी बाबू सिंह 25,000 वोटों से कभी नहीं जीते। मोदी लहर के अंदर 2340 वोटों से जीते बाबू सिंह। एक बार 3800 वोटों जीते, एक बार 5200 वोटों। ये चौथी बार है जो बाबू सिंह 25,000 वोटों जीते। उसका कारण है कि जितना डिले होता गया शेरगढ़ के अंदर टिकट काट दी, तो जितना हुआ, जितना लोगों का रोष मतलब बाबू सिंह के प्रति भावना माहौल बनता रहा, शेखव साहब के प्रति गुस्सा, वो गुस्सा उन्होंने लोगों ने फिर आप उसमें किसके साथ थे? नेचुरल बाबू सिंह के साथ था सर। बाबू सिंह हमने ऐसा बताओ तन मन धन से सहयोग किया ना। फिर आपको लग रहा है यार टिकट क्यों नहीं आ रहा, टिकट क्यों नहीं आ रहा? किया ना हमने पूरा, कह रहे हैं सर, जितना हमने बाबू सिंह के
पक्ष के अंदर जितना मॉल बना था, जितना लोगों को इकट्ठा करना था, अरे साहब हमने खुद की अपनी गाड़ियों से तेल दबाए, मतलब 100 200 गाड़ियां लेके हम लोग रैली बनाने के खुद के पैसों से। अब हर आदमी पैसे पे नहीं कर जब पाता। आपने पार्टी छोड़ी, अब हनुमान जी की तरफ बढ़े, तो फिर बाबू सिंह ने कहा नहीं कि पुरोहित जी कहाँ किस तरफ चल दिए हो? वो तो कहते ही हैं कि शायद तो मैसेज ऐसे कुछ आ रहे हैं कि यार हमारे आदमी को इन्होंने उठा लिया, ऐसा कुछ। अरे क्या क्या किसका आदमी? मैं तो आदमी पब्लिक का हूँ, गरीब किसान उस परिवार का हूँ। जो किसानों की बात करेगा, जो गरीब शोषित परिवार की बात करेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे। और आज की तारीख में हनुमान जी सबसे बेस्ट है, और हनुमान जी हमें पूर्ण विश्वास है। आज तो वो सत्ता में भी नहीं है तो भी आज वो अपना हर कार्य लोगों के लिए करवा रहे हैं। जिस दिन सरकार बन गई और जिस दिन ये सत्ता में आ गए, मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के घर बैठे काम होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके शेरगढ़ से आरएलपी 2024 में कौन लड़ा था? 23 में एक हमारे को डॉक्टर साहब थे, राजू राम जी ऐसा कुछ नाम था। कितने वोट आए उनको? तकरीबन 18,000 वोट थे। उससे पहले 2018 के चुनाव में लड़े उठे उसमें तग्गाराम भील करके थे, कितने वोट आए उनको? उससे उनके 20-22 हजार समथिंग वोट हो गए। यानी कि 20,000 वोट आरएलपी किया है। वैसे दोनों बार कैंडिडेट थे। जैसे एक डॉक्टर साहब को लास्ट मोमेंट पर ले आए थे, और अपने तग्गाराम जी भील थे, तो वो भी किसान थे, अनपढ़ थे, तो ज्यादा लोगों के बीच जा नहीं पाए। अब बिना जाए 20 से 22 हजार वोट आए। अगर धरातल पर कार्य अगर आप या मान लेते हैं एक बार कि अगर इस बार टिकट आपको मिलती है 28 के अंदर शेरगढ़ से, तो 20,000 से आपकी गिनती शुरू होगी। अब तो आरएलपी का जब तक विधानसभा चुनाव आएंगे तब तक हम तो आरएलपी की गिनती कर देंगे, 50,000 से आगे शुरू करेंगे। 50,000 से आगे शुरू करोगे आरएलपी की? अब क्या लगता है यहाँ से फिर अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बाबू सिंह, आप और उमेश सिंह तीनों होंगे, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आज इलेक्शन करवा दो आप शेरगढ़ में। आज किसी, मेरा छोड़ो, किसी अच्छे व्यक्ति को जो जनता के बीच में जुड़ा हुआ है खड़ा कर दो, आज आरएलपी सीट निकाल देगी शेरगढ़ से। ये स्थिति है। कैसे तो निकालोगे? ऐसा हम तो लोग सोच रहे हैं कि 3 साल बाद में इलेक्शन है। हम तो ये सोच रहे हैं अब बस 3 साल ही रहे। हमें तो अब मेहनत करनी है, आज से करना, सिर्फ 3 साल रहे। दंड भेद श्याम, हम तो हमारा तो प्रण ये ले लिया कि शेरगढ़ नहीं, लूणी और शेरगढ़ दोनों मेरे पास ही, मेरी कम्युनिटी है साथ में, ये दोनों से आरएलपी निकलेगी। 101% जीतेगी आरएलपी। हम तो कोशिश, और आज सर्वे करा दो ना, भले आज इस स्थिति राजस्थान के अंदर है, आज इलेक्शन आरएलपी के बिना ना तो बीजेपी सरकार बना पाए ना कांग्रेस सरकार बना, आज की स्थिति। और थोड़ी और मेहनत हम धरातल पर कर देंगे तो 2028 में पूर्ण बहुमत से हनुमान जी की सरकार और आरएलपी की सरकार बनेगी। लोगों के कार्य करें, लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर गांव से आरएलपी के प्रति लोगों की भावना, उनके कार्य करेंगे, साथ में खड़ा करेंगे। अब जैसे ये चल रहा है मामला, ये एनएस हाईवे वाला, अतिक्रमण वाला मामला, अब यार आप जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग है, उनके ठेले, उनके ढाबे हटाए जा रहे, और जो तो अतिक्रमण में, मतलब उनका कोई 2% उनका अतिक्रमण होगा, उनको हटाए जा रहे, और जो पूरा अतिक्रमण में बैठे पूंजीपति लोग हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो बैठे हैं, ठीक है, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, उनके कोई अतिक्रमण नहीं हटे। तो ये दोगली नीति क्यों? तो इसके लिए आरएलपी मैदान में कब उतरेगी? बस जल्द। हनुमान जी भाई साहब का जैसे हनुमान जी कह रहे हैं कि विपक्ष तो हम ही हैं, कांग्रेस तो कहीं छुपी हुई है, तो आप विपक्ष होते तो विरोध काहे नहीं करते कि भाई अमीरों का क्यों नहीं तोड़ रहे हो, गरीबों क्यों तोड़ रहे हो? ऐसा है, हमारे सुप्रीमो का जब भी आदेश आएगा, और मैं जल्दी आदेश आ जाएगा, हमने बात, अपनी समस्या वास्तविक तरह से स्थिति उन तक पहुंचा दी है, और जल्दी 1-2 दिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हम न्याय के लिए सड़कों पर होंगे, लोगों के हितों के लिए कार्य करेंगे, गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। अच्छा, ना तो हम सरकार से दबते हैं, ना डरते हैं। ये ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है। आप तो गजू बना भिड़ गए तो फिर डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा आप भाई लोगों की सबका स्नेह है, उसकी कोई ताकत, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर जोधपुर पाता। के संभाग में गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इनका विरोध करना यानी कि जान से खेलने जैसा है कि कोई भी आम आदमी इतने बड़े नेता का विरोध कैसे कर सकता है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत मंत्रालय का नया निर्माण करा करके इनको मंत्री बनाया। इतने क्लोज हैं इस पावर के, उस व्यक्ति का आप काले झंडे दिखा दिए तो आपको डर नहीं लगा? ऐसा है, क्लोज तो थे, इसलिए तो 4थे नंबर मंत्री थे पिछली बार। अब मोदी जी को उनके इस बार लोकसभा के अंदर उनका सारा चिट्टा किट्टा मोदी जी के सामने गया, तो 4 नंबर से वो 23 नंबर पर आ गए मंत्री जी। तो वो तो कह रहे थे हम तो गृह मंत्री बनने वाले, गृह मंत्री तो छोड़ो, 4 नंबर पोस्ट थी इनकी मंत्री जी की। आज संस्कृति मंत्री 23वें पर चले गए। लोगों का काम नहीं करोगे ना, तो आप ही सोच रहे हो कि मैं मुखिया बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। लोगों का कार्य करो। अरे यार, आप तो जल संसाधन मंत्री थे, आप चाहते तो ये पश्चिमी राजस्थान का जल समस्या पूरी खत्म कर देते आप। स्थिति जब से आप लोकसभा में खड़े हुए, जिस समय वो स्थिति थी उससे आज बदतर है, तो क्या फायदा मिला हमें? मोदी जी को भी लगा होगा ना कि भाई चलो, हो सकता है पश्चिमी राजस्थान पानी की समस्या है, और पश्चिमी राजस्थान से जोधपुर से लोकसभा से आते हैं,
तो इनको जल संसाधन मंत्री बनाए तो वास्तविक समस्या से अवगत होंगे, समस्या दूर करेंगे। वो समस्या कुछ नहीं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार की बेच चल गई। आप देख ही रहे हो ना, हमेशा ये जल संसाधन मिशन के जो घोटाले पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं जेल के अंदर, ये क्या है? जल संसाधन मिशन नहीं तो है, सबने मिल के लूट बंदरबाद की है। पब्लिक का किसी ने नहीं देखा है कि भाई लोगों की समस्या वास्तव दूर करे। सब ने अपना पेट भरने में लगे हैं, सब ने अपने कमाई करने में लगे हैं। कोई अंदाज के अंदर बॉल खड़ा कर रहा है जोधपुर के पैसों से, कोई इथोपिया के अंदर 10,000 बीघा जमीन ले रहा है। ये स्थितियां हैं। अभी आपको सारी नाम लगेगा तो नहीं, वैसा कुछ मर्यादा रखनी पड़ती। वो कहता ना मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। अच्छा, मनभेद नहीं है गजेंद्र सिंह जी, ऐसा कुछ नहीं है। बाबू सिंह जी कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी कुछ नहीं। अब अगर आप कह रहे हो कि आरएलपी की 50,000 से गिनती स्टार्ट हो गई, तो आप जनता के सामने अगर कल को आप पर पार्टी भरोसा जताती है कि भाई प्रयोज जी आप हमारे कैंडिडेट होंगे, तो आप लोगों के पास कौन से मुद्दे लेके जाओगे अपने क्षेत्र में? ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे आज हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा, अगर कहीं वीरों की भूमि और कोई देश के लिए शहादत दी है ना, तो हमारे शेरगढ़ के बहादुरों दी है। शेरगढ़ अपने बीएसएफ वो 4 बटालियन में सारी जगह पोस्ट, शेरगढ़ का एक रेशियो देके बहुत ज्यादा ही आता है, और शहादत देने वाला शेरगढ़ सबसे ज्यादा है। तो उनके परिवार के लिए एक कहते हैं वो केंद्रीय विद्यालय की, अब वो शेखाव साहब कह रहे हैं हमने स्वीकृत करवा दी, राजनाथ सिंह जी बैठे मंच पर कह रहे हैं हमने स्वीकृत करवा दी, और बाबू सिंह जी कह रहे हैं उसी रात में दूसरी मीटिंग के अंदर कह रहे हैं कि हमने शेखाव साहब ने स्वीकृति करवाई। अब केंद्रीय विद्यालय उसके लिए नहीं हुआ तो दूसरी क्या योजना होगी? सबसे पहले हमें जितना होगा, हमें अपने ये शहीद परिवारों के लिए जितनी हमें योजनाओं का लाभ दिलाना है, हम व्यक्तिगत साथ में रहकर उनको लाभ दिलाएंगे। जिनको आज तक सरकार ने मुआवजा मतलब जो राशि शहीदों की राशि घोषणा की थी, उन्हें कोई राशियां अभी तक, ऐसे परिवार जिनको राशि तक नहीं मिली, उन परिवारों के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा हमारा खनन क्षेत्र है बालेश्वर के अंदर, सैंडस्टोन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम बालेश्वर लेता है खनन क्षेत्र। जोधपुर मतलब जोधपुर, पूरा जोधपुर संभाग 2 ही चीजों पर, एक तो है पत्थर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब पत्थर का रेवेन्यू आता है उसके ऊपर रेत की हड्डी है, और दूसरा स्टील। जोधपुर 2 पर ही खड़ा है, सैंडस्टोन और स्टील। तो सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जा रहा है तो सैंडस्टोन का। और आज स्थिति बालेश्वर के अंदर ना तो कोई तरह की इन मजदूरों के लिए, खनन मालिकों के लिए कोई तरह कोई योजना नहीं है। आज भी अगर ये किसी दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है पास में, दूसरी तो छोड़ो, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है। सीसी कहते हैं डॉक्यूमेंट के हमने मशीनें लगा दी, जब घायल अवस्था आदमी जाता है तो कहता है तो वहाँ तो हमारी मशीनें खराब पड़ी है, 4-6 महीने से कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। आधे से ज़्यादा तो विभाग खाली पड़े हैं। अच्छा, ना तो अधिकारी है ना कर्मचारी है। अच्छा, एक एसडीएम 2 विभाग संभाल रहा है, बालेश्वर भी संभाल रहे हैं, शेरगढ़ संभाल रहे हैं, 70 किलोमीटर की दूरी है। एक जगह ही वो पूरी अपनी नहीं कर पा रहे। हाँ, अच्छा है बालेश्वर के जो एसडीएम है अभी आज की तारीख में जितना काम कलेक्टर से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं बालेश्वर एसडीएम कर रहे हैं, एकमात्र व्यक्ति, बाकी सारे अनफॉलो हैं। ठीक है, वो चल रहे हैं अपने, क्योंकि मुखिया ही अगर कमजोर है उनको कौन कंट्रोल करेगा? विधायक ही करेगा। विधायक अगर एक्टिव होएगा, उनको प्रेशर बनाएगा, पब्लिक का कार्य करने के लिए प्रेशर रहेगा, तभी काम होगा ना। अब उनको सिर्फ मंत्री बनना, उनको सिर्फ मंत्री के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए पब्लिक। और कुछ उनके दिमाग में आया हुआ है कि 2028 में परिसीमन हो जाएगा, शेरगढ़ के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो हम क्यों लोगों की वो दंड ले, ऐसा बैठे। हाँ बिल्कुल, ये भी सोच है उनकी। तो उनको लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत नाथराव इनका खुद का बेल्ट, अभी अपने गाँव, खुद के गाँव को नाथराव को विधानसभा बनाने में लगे। शेरगढ़ के पार्ट होगा तो बालेश्वर होगा, बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। अब नाथराव को विधानसभा बनाने लगे हैं, तो यार अब क्या उनकी मानसिकता है? अपने गांव को विधानसभा का नाम देके कौन से गढ़ जीत लोगे, कौन सा कहते हैं गोल्ड मेडल मिल जाएगा? सोच उनकी जीरो है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कोई कार्य नहीं। थोड़ा बहुत काम पहले किया था तो हम भी इनके साथ थे, और अब तो 2 साल के अंदर जीरो है काम। बढ़िया आप सर्वे करवा लीजिए, हर व्यक्ति, 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति यही कहेगा जीरो कार्य है सब। बेकायदा व्यक्ति कोई बिना डर के बोल नहीं पाए, किसी तरह से दब जाए तो वो बिना कहे चला जाएगा, कोई इनका तारीफ के कोई पुल नहीं बांधेंगे। तो ये लगातार 3 बार कैसे जीते थे? तो दूसरा कोई था ही नहीं, तीसरा मोर्चा। उमेश सिंह ने कहा कि मैं एक भाषण सुन रहा था, इनका उमेश सिंह जी का एक भाषण सुन रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि जहां जहां मारो भाई बाबू चुनाव लड़ेला ओत मैं लड़ूंगा, हारू जीतू मैंने कोई फर्क नहीं पड़ना, चुनाव में हम ही लड़ूंगा। तो वो तो कर ही है ना। चोड़िया जो इनका खुद का गाँव है,
वो लौट में आ रहा है। परिसीमन हुआ था, जहां से विधायक है खींवसर, अभी है गजेंद्र सिंह खींवसर, जी और कांग्रेस है कृष्णाराम जी। जी। इनका खुद का गांव तो चोड़िया में, पहले सिरगढ़ में था। तब वो अदा, बाकी दोनों एक ही है साथ में। इनको उन्होंने इनकी ये है कि अपने दोनों परिवार से तीसरे परिवार, तीसरा राजपूत परिवार छोड़ो, दूसरी कास्ट के किसी बंदे को छोड़ो, राजपूत के परिवार में भी नहीं विधायकी नहीं जानी चाहिए। ये है इनकी सोच। अच्छा। तो बारी बारी लूटते हैं, 5 साल तुम 5 साल आप। और देश से आज तक ये दोनों परिवारों ने राज किया है सिरगढ़ पर, क्यों? तीसरा पक्ष मजबूत नहीं था। अब लोगों को उम्मीद बंदी है कि आरएलपी अब इन दोनों का तोड़ है, इन दोनों का जवाब है। और आरएलपी जिस दिन सिरगढ़ में आरएलपी का कोई हनुमान जी जैसा कोई सिपा सलार अगर यहाँ आएगा तो वो वास्तविक कार्य करवाएगा। और इसलिए लोगों की कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हम लोगों को कि भाई आप आरएलपी से जुड़ो। लोगों की भावना खींची आरएलपी की तरह, क्योंकि वो हनुमान जी का कार्य देख रहे हैं, आरएलपी का काम देख रहे हैं लोगों कि वास्तव में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं ना। आपको लगता है कि आजकल हनुमान जी का सोशल मीडिया पर काफी क्रेज बढ़ा है? 2024 के मुकाबले हनुमान बेनीवाल खींवसर चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर मजबूत होते नजर आ रहे हैं। धरातल पर क्या स्थिति है? दरअसल उससे 100 गुना अच्छी है सर। तो फिर वोट काहे नहीं आते हैं? ऐसा वोट तो कहते हैं धीरे, कुछ हो सकता है पिछले चुनाव में कुछ कमियां रह गई होगी। वो कमियां तो आपको पता है, मुझे पता है, ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। बाकी कुछ ऐसा है कि थोड़ा नुकसान हुआ था दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने से। बाकी हनुमान जी पार्टी के साथ गठबंधन करने से हुआ था किस पार्टी के साथ। इस बार हनुमान बेनीवाल और आपकी पार्टी कितने विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी? पूरी विधानसभा क्षेत्र की सारी विधानसभा 200 पे आरएलपी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगी। और ये तकरीबन नरेश मीणा और राजेंद्र गुड़ा और शायद कोशिश करेंगे आपके ये शिव के विधायक उनको भी साथ ले आए, इनको भी आरएलपी जुड़ा। ये मैं पूछने वाला था आपसे कि रविंद्र सिंह भाटी आपके अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल, कई बार आपको एक साथ देखा गया है। तो क्या ये हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी आने वाले समय में आपकी पार्टी के साथ हनुमान जी बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके तीसरे मोर्चे की आहट को मजबूत करें? उनको ऐसा है, वास्तव में उनके अंतरात्मा पूछे ना, हालांकि बातें होती है ज्यादा नहीं कि उनको लगता है वास्तव हनुमान जी बहुत अच्छा काम करे, आरएलपी अच्छी काम पार्टी ऐसा करे। हाँ बिल्कुल करें, देखो अच्छा काम करे। देखो शायद दुश्मनी, देखो ऐसा है, मतभेद नहीं है। ऐसा है कि इनको पता है कि आदमी तो कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो कौन मेरी आदत क्या है, अगर मेरा दुश्मन है वो अच्छा कार्य कर रहा है, मैं उसकी मुंह पर वाहवाही नहीं करूंगा ना, तो कम से कम कलेजे में मैं उसके प्रति किया भी काम अच्छा किया इसने, तो मतलब तो नॉर्मल उनको पता ही है कि हनुमान जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज तक कभी तक आपने देखा सोशल मीडिया पर हनुमान जी के बारे में कभी कोई गलत शब्द? वो तो उनकी हनुमान जी की पीआर टीम इतनी मजबूत है कि लोग पीछे पड़ जाएंगे, नहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल कर लेंगे रविंद्र सिंह भाटी को, अगर ऐसा हो जाए तो। हनुमान जी ने कब कहा रविंद्र जी के खिलाफ? कुछ नहीं कहा। तो हनुमान जी को पता है ना कि भाटी की भी फैन फॉलोइंग ताबड़तोड़ है। ऐसा है, तो हम लोग कोशिश जरूर दोनों तरफ से आग निकलती है गुरु। ऐसा है कि वो मेरे मित्र थे और आज दिन रहेंगे। जब मैं हनुमान जी से प्रभावित हुआ हूँ और जल्दी उनको प्रभावित करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2028 के अंदर हम लोग एक ही पार्टी, अगर ये साथ आ जाएं, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, आप फिरोज जी, यहाँ थान सिंह डोली और ऐसे राजस्थान के बहुत सारे नेता हैं जो नाम लेते, बहुत लंबी लिस्ट है जो हनुमान जी के साथ हैं। अभी आर्य साहब जुड़े हैं पूर्व में, और पाली से भी जुड़े हैं दिलीप जी, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ने को तैयार बैठे हैं। अभी आपके हाड़ौती में चुनाव में गए थे हनुमान जी, अब चित्तौड़ में भी कह रहे हैं हम सभा करेंगे। तो क्या लगता है कि कितनी सीटें आएंगी अगर ये सारा जोड़ हो जाती तीसरे मोर्चे का? तो ऐसा है, मैं आज की एक स्थिति बता दें, आज अगर इलेक्शन सच बताओ गुरु, देखो रियली में कह रहा हूं, ऐसा मत कहो कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज देखो धरातल पर हम तो लोगों के बीच रहते हैं ना। हाँ बताओ। ऐसा लोगों की भावना उनसे पूछते हैं ना, तो लोगों की वोट कौन देगी? जनता ही देगी ना, वोट जनता देगी। तो उनकी भावना, ठीक है, उनकी भावना विश्वास नहीं कर आरएलपी के प्रति, हनुमान जी के प्रति इतनी भावना अच्छी रही। आज मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसकी पार्टी के प्रति लोगों की नजरिया जीरो होने लगा है, लोग गालियां निकाल रहे हैं। तो कुछ गालियां सोशल मीडिया पे दे रही है, धरातल पे दे रहे हैं, धरातल पे तो वोट दे रहे हैं लोग। अरे यार अभी हमारे शेरगढ़ के अंदर अपने एमएलए साहब आए फीता काटने के लिए, दो घंटे फीता काटने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया कि आपने कौन सा काम किया है पिछले 2 साल से? आप तो कह रहे थे इलेक्शन के घूम घूम के कह रहे थे साहब आप, जब मैं भी साथ ही था प्रचार करने के लिए, तो लोगों के मारो ने कहा अरे दादा रुक जाओ, 5 साल आप बहुत परेशान हो गए। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस एमएलए 5 साल आप बहुत दुखी हो गया, मैंने ठासा कितना तकलीफ, आप हम चिंता मत कर दो, मैं आओ तो आप पानी लीला लहर कर दूं। तो लोगों ने विश्वास किया, लोगों को बेगुण, लोगों ने वापस वोट दे दिए। अब वही लोग कह रहे हैं साहब थे भाषण तो यूं दे दिया मैंने, और 2 साल हो गए हैं, पानी तो पहले से बदतर स्थितियां हो गई, ठीक है। दूसरी तो छोड़ो, ठीक है ना, जो मूलभूत सुविधा वो भी नहीं कर पा रहे।
पीएम आवास वाली योजना है, वो सारी घोटाला चढ़ गई। लोगों को जिनकी बिल्डिंगें बनी उनकी आवास मकान स्वीकृत हो गए, जो वास्तव में जो गरीब है बेचारा, जिसको जरूरत थी आवास की, उसकी आवास नहीं बना। ये स्थितियां हैं। तो आप तो पार्टी के साथ थे ना उस समय? थे तो उसका भरजाना भुगत रहे ना, 20 साल से बैठे हैं राजनीति में, इनकी मुख की तरफ देख रहे थे, ठीक है ना। तो संघर्ष किया है ना, 20 साल संघर्ष करके फिर आरएलपी में तब के आए हैं बॉस, पूरा तब गए, पूरा अपने को निचोड़ना था जितना निच गए। और हनुमान जी को हमें भी कुछ दिखा होगा, तब उन्होंने ऑफर दिया और मैं उनकी भावना, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हुआ, तब मैं गया ना। विश्वास तो किया मुझ पर, ठीक है, तो कुछ तो काम किया। और बाकी ऐसा है कि ये कहते ना कि वो इस बार देखते हैं अच्छा करेंगे, इस बार देखते हैं अच्छा करेंगे, ऐसे करते करते 20 साल तो निकल गए। आप पहले 2 चुनाव लड़ गए, एक आप लड़ने वाले थे, आप लड़े नहीं। 2 चुनाव में कभी ऐसा मौका आया कि आपको प्रधान बनाए? नहीं, कभी लोगों ने कभी सोचा कि पुरोहित जी अच्छा मामला है, इस बार आपको बना देते हैं, आपसे 2 विधानसभा प्रभावित होती है, आपके कौम के वोट भी यहाँ 60,000 समथिंग दोनों विधानसभाओं में। ऐसा है कि मुझसे तो ज्यादा दूसरे समुदाय के वोट हैं एक तरफा, उनको ही नहीं बनाया तो हमारी दूसरे कौन से? जाट समाज है हमारे, 40,000 वोट है शेरगढ़ के अंदर, अच्छा 55,000 मेघ वालों के हैं, अच्छा 40 से 45,000 सुतार समाज के हैं, उनका भी नंबर नहीं आया तो हम तो बहुत पीछे हैं। हमारी तो कौन सोचेगा, इनकी सोच है। अब हम बने कार्यकर्ता थे ना, हाँ, हम बने, हमारा भाई बने, दूसरे सिर्फ वोटर रहे, दरिया बिछाने के लिए, सीधा सीधा सिंपल था। आप बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्या कहोगे? आप तो पार्टी छोड़ के चले गए, अब आपने सब कुछ 20 साल काम किया, जो नए कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? ऐसा है, मैं तो सभी अपने भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा, आपने बहुत साल पार्टी में भोग दिया है, मैंने इस पार्टी को परख लिया और जल्दी आप परख लो, अच्छा रहेगा। जितना जल्दी परखोगे आपका समय वेस्ट नहीं होगा। और आपने जिस दिन पार्टी करीब से आपने सोच लिया, करीब से देख लिया, उस दिन आप पार्टी को लात मार के आओगे, जैसे मैं लात मार के निकला हूँ। खुद के स्वार्थ के लिए हमने राजनीति नहीं की, लोगों के हितों के लिए हमने सोचा, लोगों की सेवा करने का जो कार्य किया वो इस बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में सिर्फ कुछ मुद्दों पर वो राजनीति कर रहे हैं, शुरू से बस उनका काम ये है। खुद जो अपने मुखिया है वो खुद का भला करना चाह रहे, किसी कार्यकर्ता का नहीं है। और मैं तो कार्यकर्ता खुद आप कार्यकर्ताओं को आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ, आप उनको खुद को पूछ लो कि वास्तव में आपके एमएलए एमपी जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, आपके कोई काम कर रहा है क्या? उन्हीं एमपी और एमएलए को आगे लिफाफा ले जाके रखो, आपका काम हो जाता है। पुरोहित जी ने हम पे डाल दिया, हमारे पाले में गए थे कि आप पूछो कि भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं काम हो रहे या नहीं हो रहे, कमेंट बॉक्स में बताओ। इससे आगे बढ़ते हैं। थान सिंह डोली ने एक आंदोलन किया था या जहरीले पानी को लेकर के, बिल्कुल, उसमें आप दिखे थे हनुमान जी के साथ, बिल्कुल मंच पर भी थे आप। रात्रि जो धरना प्रदर्शन था उस दिन थे, वो क्या हुआ था उस दिन? असल घटना पूरी बताओ ना। आप वहाँ साथ थे रात को, जब प्रशासन आपसे मिला, बेनीवाल जी आए, उस दिन क्या हुआ था? ऐसा है, रियली में मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो वास्तव में लोगों के लिए लड़ते हैं। बाकी नेता तो आते हैं, भाषण दे के बेवकूफ़ बना के ले लेके हम ये कर लेंगे, हमारी उस मंत्री से बात हो गई, प्रधानमंत्री से हो गई, सीएम साहब से बात हो गई, जल्द सुविधा हो जाएगी, ऐसे करके लोगों को लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। ये दिन में तकरीबन 12 बजे आए थे, अच्छा, और रात की 2 बजे तक उसी मंच पर बैठ रहे थे बेनीवाल जी भूखे। जो पब्लिक आई थी उन्होंने खाना खा लिया। लोग ये कहते हैं कि बेनीवाल जी अफीम लेते हैं। नहीं, गलत है सर। पुरोहित जी बताओ ना, आप साथ थे तो उस दिन। नहीं, गलत है, ऐसा कोई नशा, वो तो खुद कहते हैं हाँ कि सब नशे पत्ते से दूर रहो। इस नशे पत्ते की वजह से तो युवा पीछे रह रहे हैं। युवाओं का जोश है, ठीक है ना, उसकी नशा ही तो बर्बाद कर रहा है। अच्छा, हनुमान जी कोई वापस बताओ क्या हुआ? रात को 2 बजे तक वहां थे, फिर 2 बजे तक उन्होंने अधिकारियों को मैसेज किया, आप जैसे भी इस समस्याओं के अंदर कब तक निस्तारण करोगे, मैं लिखित में दूं, आप खाली मैं आपको आश्वासन से काम नहीं चलेगा। क्यों ये जो पानी की जो थान सिंह भाई और ये दूसरे जो संघर्ष कर रहे थे पानी के, काफी सालों से कर रहे थे ना, और वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति थी, लोगों के घर में रहना नहीं मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि मैं स्थायी समाधान चाहिए, कब तक करो, कितने टाइम में करो, पूरा स्टाम्प पेपर नोटरी करके दो। 2 बजे तक इनका इंतजार किया। जब वो उन्होंने उचित जवाब देना नहीं समझा तो फिर 2:30 बजे हमने कूच किया बालोतरा के लिए। 4 बजे कलेक्टर साहब जिन्होंने कहा कि आज संडे है, पहले कहा संडे हम तो बाहर नहीं आएंगे, क्यों आए, आज वर्किंग डे नहीं है, वही कलेक्टर साहब, वही एसपी साहब दौड़ के सुबह 4 बजे कलेक्टर ऑफिस के बाहर आए और साहब को कहा, हनुमान जी को कहा, साहब आप अंदर पधारो। तो क्या यार, हम तो सुबह से बैठे हैं, आप वहाँ, आप तो खुद भाई जनता के नौकरी धो दो, जनता की समस्या के लिए कौन सा हनुमान जी का कौन सा मेरी व्यक्तिगत मैं सुविधा के लिए आपके पास में आया हूँ, तो आपको धरना स्थल पर डोली आना चाहिए।
तो उन्होंने लेपापोती की। हमारे उप जो अपने मुख्य सचिव थे उनका कोई फ्रेशर था, उन्होंने आने नहीं दिया, ऐसा कुछ अपनी लेपा था, वो आगे क्या वो जाने। फिर वो अंदर लेके गए, उन्होंने कहा भाई साहब हम ये कर देंगे, हम जल्दी कर देंगे। हनुमान जी ने एक ही चीज़ गई लिखित में, नोटरी, कब तक करोगे, कितने टाइम में करोगे, ये सारा लिखित में दो। बाकायदा लिखित में देना पड़ा। और मैं हालांकि वो तो मुझसे ज़्यादा एज में है, वो नहीं थके थे, मैं तो खुद थक गया था कि सुबह से बैठे थे। और जो पब्लिक आई थी डोली के अंदर, वो आधी से ज़्यादा पब्लिक थक गई, वो घर चली गई थी। जिस पब्लिक के लिए समस्या को दूर करने के लिए आए, वो बंदा रात भर बैठे रहे। और सुबह 4:30 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई कलेक्टर ऑफिस में। फिर ये सुबह हनुमान जी तो जोधपुर आ गए। जोधपुर आके उन्होंने फ्लाइट पकड़ के सुबह 11 बजे लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं तो खुद थक गया था, इसलिए बालोद में रुक गया तो रेस्ट करने के लिए। तो इनको मैंने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी, बहुत से करी। जब तक ये है जिस चीज़ की पहले कोई भी है, जैसे आपने फोन कर लिया कि ऐसी बात, ये पूरा ये चीज़ देखेंगे वास्तव में क्या है समस्या। अच्छा, हाँ, कोई राजनीति तो नहीं हो रही, या ऐसा कुछ नहीं कि अभी इस बंदे के लिए तकलीफ है और ये वास्तव इनके साथ सरकार अन्याय करे तब ये पहुंचते हैं। इनका है कि ये गए तो ये समझ लो हनुमान जी आ रहे हैं, समझ लो समस्या का समाधान हो जाएगा। अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है। अब आप विश्वास नहीं करो, उस दिन डोली तो हमने कहा भाई जोधपुर जाएंगे, हनुमान जी ने कहा भाई जोधपुर जाएंगे, तो प्रशासन ने कहा कैसे रोकें। 10,000 पुलिस डोली से लगा के जोधपुर तक खड़ी कर दी इन्होंने, पूरी रोड जाम करी, बैरिकेड लगा दिए। तो हनुमान जी तो उनसे मास्टर माइंड थे, तो उन्होंने कहा बालोद चलो, जिला बालोद तो है डोली का। वो पुलिस पीछे भागती रही, ठीक है ना, हमारे पीछे गाड़ियां चली। तो वो क्या, तो मैं साथ ही था भाई, मैंने कहा साहब भाई अच्छा एस्कॉर्ट हो रहा अपने पीछे आगे। फिर 2-3 बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तोड़ दिए। पब्लिक की समस्या के लिए जाएंगे, पब्लिक के आप टैक्स पब्लिक दे रही है, उनकी समस्या का समाधान नहीं करोगे तो फिर यहाँ बैठ के क्या करोगे ऑफिसों के अंदर आप लोग। तो कार्यशैली उनकी बहुत अच्छी है। और हमारे समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ी ना, चाहे मनोहर सिंह नेत्रा कांड हो, चाहे उडवाड़ा कांड हो, चाहे कुछ भी, हमेशा हनुमान जी ने आगे आकर हमारा समाज का मान सम्मान रखा, हम लोगों को न्याय दिला। तो मैं बताऊँ साहब, बुजुर्ग हमारे ना जो एक जनसंघ से लगा के आज तक, अगर वास्तव में बीजेपी की वफादार कौन सी थी, हम लोग ही थे, शुरू से सपोर्ट कर रहे थे। मगर हमारे जनसंघ ने बताया तो हमारे कभी मान दिया ना ही हमें कोई सर्वोच्च पद दिए गए। यही मेरा एक सवाल था कि राजपुरी समाज यानी कि बीजेपी के वोटर, राजपुरी समाज यानी कि बीजेपी और स्वर्णकास्ट नेताओं के साथ, आखिर आपको नहीं लगता कि राजपुरी समाज के साथ दोनों ही पार्टियों ने धोखा किया है, कभी बड़ा नेतृत्व नहीं दिया? ऐसा है कि कांग्रेस को तो हम ज्यादा इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि वोट तो हमने 98% वोट बीजेपी को दिए ना। ठीक बात। जिसको अंतरात्मा से चाहते हैं, जिसको सहयोग करते हैं, वो जब सपोर्ट नहीं करती है तब तकलीफ होती है। इसलिए आपकी कौम के नेता ज्यादातर हनुमान बेनीवाल के साथ दिख रहे हैं। मैं तो खुद ये रियली बताऊं कि हमारे बुजुर्ग तो मतलब बीजेपी के अलावा कोई दूसरा मानस ही नहीं बनाते। अब हनुमान जी के प्रति, आरएलपी के प्रति लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, उनकी सोच क्या है, ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने नेगेटिव बनाई कि हनुमान जी एक जातिवादी कर रहे हैं, जाट समाज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आरएलपी को जाट समाज की है। मगर नहीं, हनुमान जी 36 कौम के लिए देखते हैं, 36 लोगों के लिए कार्य करते हैं। अब लोगों को और हमारे खुद के लोग, मतलब हकीकत में साहब, मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ, अब लग रहा है मतलब राजपुरों के गांव के अंदर हनुमान जी की वाहवाही हो रही है, आरएलपी की वाहवाही हो रही है, ये बंदा काम कर रहा है। अब बिलीव नहीं करो, मैंने आरएलपी ज्वाइन की तो मुझे कितने लोगों ने बधाई दी होगी, भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, अब ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ नहीं, ये नहीं कहा बीजेपी क्यों छोड़ी आ रही, आपने गंदा काम कर दिया। सबको पता है बेवकूफ बना रही बीजेपी, मिस यूज करी राजपुरों को, जीती कौन सा पद दिया। और कांग्रेस कुछ पद दे रही है तो कांग्रेस चाह रही है भाई डाइवर्ट करें, पद देकर प्रधान बना दे, कुछ बना दे, डबल एजी बना दिया, ठीक है, पूर्व गोसो आयोग बना दिया, तो कैसे समाज के वोट डाइवर्ट करें, ठीक है। कांग्रेस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, ठीक है, मगर बीजेपी का था ये कौम कहीं जाने वाली नहीं है, ये हमारे पीछे रहेगी। मगर अब मैं ये बता देता हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी अपना भ्रम तोड़ दे, बुजुर्ग तो चलो उनकी अवस्था भी हो गई, और बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, मगर आरएलपी को जरूर वोट देंगे बुजुर्ग तो। और युवा सारे अब नौजवान हैं, उनको सही और गलत का फर्क उनको पता है, ठीक है, वो सारे आज की तारीख में आरएलपी को समर्थन कर रहे हैं। और मैं तो जल्द मेरी कोशिश तो रहेगी 36 कौम से लोगों को जोड़ने की, एक बहुत बड़ी टीम तैयार खड़ी करेंगे शेरगढ़ में। पर फिर भी उसमें भी विशेष रहेगी, मेरे समाज को जितना डाइवर्ट में आरएलपी से जितना लोगों को जोड़ सकूं मैं जोड़ूंगा, क्योंकि हमें अच्छे व्यक्ति का साथ मिला है, उनका सहयोग मिला है,
हम सबको आगे बढ़ के उनके साथ काम करना है, तो बहुत मतलब एक कहते हैं अच्छी छत्र छाया मिल चुकी है, तो हमें एकजुट रह के कार्य करना है। और आरएलपी के लिए शेरगढ़ और लूनी में मेरा तो दो ही, मुझे भाई साहब ने भी कहा दोनों क्षेत्र के अंदर अच्छी आप, तो मैं जल्द ही आरएलपी बहुत नई टीम तैयार करेंगे। और जो हमारे आरएलपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे उम्र में मेरे से छोटे हैं, वो मेरे लिए बड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी में भोग उन्होंने पहले दिया है। मैं तो उनसे छोटा बन के भी उनको सबको साथ लेके आरएलपी के लिए जनहित के लिए कार्य करेंगे। और हम तो ये सोचेंगे 2000 मतलब 3 साल नहीं है दूर, बस 3 साल ही है इलेक्शन में, 2028 में आरएलपी की सरकार और हनुमान जी भाई साहब को सीएम कैसे बनाना, हमें तो दिन रात वही प्रयास करना है। और लोगों के कार्य करके धरातल पर कार्य करेंगे, तब लोगों का स्नेह प्रेम सब कुछ मिलेगा। वोट तो जब स्नेह प्रेम, वोट तो हर आदमी चलो कोई बात इसको दे दें या दे दें, अंतरात्मा से स्नेह प्रेम दिलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति करेंगे कि लोगों के खुले मन से लोग आरएलपी को और हनुमान जी को समर्थन करें, ये धरातल पर कार्य करेंगे। वैसा लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे समर्थन खूब है, धरातल पे भी हनुमान जब चाहे तब 5 लाख रैली करा दे, यूं 5 लाख 7 लाख 2 लाख यूं कर दे 10 लाख, लेकिन वोट नहीं है। तो बीजेपी चलो हनुमान जी 5 लाख की रैली करवा दे, बीजेपी कांग्रेस वालों आप करवा 1 लाख। ये क्या रैली की जरूरत नहीं है, हम तो वोट लाते हैं, हमारी सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वैसे तो दूसरा ऑप्शन नहीं है ऐसा। दूसरा आपको भी तो नकार दिया ना, खींवसर से हनुमान बेनीवाल सुना हार गए खुद की भी सीट से। ऐसा है कि किसने हराया, बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों ने वोट एक ही हुए ना। 5000 वोट आए कांग्रेस के, जमा जब्त हो गई कांग्रेस की, शायद आपको पता होगा। उन्होंने तो पूरा कैसे करके हनुमान जी को डाउन करना है, हनुमान जी को बांधना है। तो कांग्रेस और बीजेपी जो एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी थी, वो दोनों इकट्ठ हो गए। जब उनके दोनों के वोट बैंक हो गए, तो क्या वोट 10,000 1 लाख वोट, और उसमें 10,000 वोट, और उसमें भी क्या आरएलपी तो कौन से डांगा थे, जीती तो आरएलपी है ना बस। डांगा किन के थे, हनुमान जी के थे, हनुमान जी के सफर सलार थे। इनको आपके सांसद बेनीवाल जी को कौन पूछता था? आरएलपी से बायतू से जब ये खड़े हुए थे, आरएलपी के चिन्ह पर थे ना, प्लेटफॉर्म बनाया। जब हरी जी को 625 वोटों से टक्कर, 625 वोट ही समथिंग रहता है, तो ये हनुमान जी की ताकत, आरएलपी की तो ताकत थी ना, तब तो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए ना, ताकत बताई। तब तो लोकसभा के अंदर इनको हरी जी और सब इनको खींच के लेके गए। हरी जी ने अपना मकसद कर दिया, बड़ा आदमी था जो इनके कंपटीशन था, उनको साइड में कर दिया, लोग लगा देंगे ताकि इनके मेरे विधानसभा के अंदर कोई इनके साथ में, वो कहता है ना, सामने नहीं रहे या मुझे कोई कंपटीशन नहीं दे। और क्या होगा, 5 साल बाद इनको निकाल के साइड में कर लेंगे। एक बार लॉलीपॉप दे दी। डांगा साहब क्या थे, डांगा साहब बड़ा थे तो आरएलपी के। अब ऐसा है, पार्टी में साथ रहते, जैसे आप 10 साल में पार्टी में साथ में रहा, तो सम्मत तो सब पार्टी थे ही मेंबर्स हैं। फिर मैं जाके घर पर कहूँ यार मैं खड़ा हो गया, मुझे पार्टी ने ये दे दिया टिकट, इस बार मेरी इज्जत रखो, इज्जत। तो कुछ तो अपने राजस्थान प्रेम भावना होता है, वो थोड़ा मन से भी होता है। तो वो वही किया डांगा साहब को, क्योंकि मेरा ससुराल है नारवा, तो मैं खींवसर की एक एक चीज एक रग से वाकिफ हूँ। खींवसर नारवा 6 किलोमीटर डिफरेंट है, मेरा ससुराल खींवसर नारवा ही है। तो लोगों ने डांगा साहब को इसीलिए, और फिर ये मूछ वाली हो गई। राजा साहब ने कहा मुझे मूछ कटानी पड़ेगी, तो दूसरी सारी जातियों ने समझा यार इतना बड़ा राजघराना था, हार गए, वास्ते मूछ कट जाएगी, बहुत बदल लगेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, राजनीति में कौन कटवाता है? नहीं कटवाते, मैं लोगों को बाना, और उनको कौन से ये हार गए और डांगा साहब तो मूछ कटवाते, नहीं कटवाते। ठीक है, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार 25 सीट ज्यादा लाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो कह रहे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है, अपने राजस्थान के अंदर लोग बहुत बड़े होते हैं, आप जैसे वो उनको बनाओ बातों में आ जाते हैं लोगों को, और वही हुआ खींवसर में। आज क्या डांगा साहब की लोग ये भी तो कहेंगे ना, आज मैं आपके सामने आरएलपी के नाते इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल हो सकता है आप आरएलपी छोड़ दो, कोई और पार्टी में चले जाओ। नहीं ऐसा है, मैं तो आपसे आज ही कह देता हूँ, सारे लोगों ने कुछ कहा होगा, किसी ने सोशल मीडिया कैसे कमेंट्स आते होंगे। हम तो मैंने 2 साल समय क्यों लगाया, इसलिए तो लगाया बॉस कि पूरा परखा, पूरा मैंने खुद को उनके सामने पेश किया, उनके जो गुण थे उनके मैं नजदीक रखे। मैं तो ये कहूँगा आज ही रहूँगा, मैं आरएलपी में रहूँगा, आरएलपी का एक अच्छा सिपा सलार बन के रखूँगा, सिपाही बन के रहूँगा, अच्छा कार्यक्रम, और फिर आगे ईश्वर की देन जहाँ तक हूँ, जब तक राजनीतिक जीवन में आरएलपी में रहूँगा। मैं आपसे यही कहूँ। इससे आगे बढ़ते हैं, आपके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आपका मैंने एक वीडियो बहुत पुराना देखा था ओडवाड़ा की घटना का, उस दिन क्या हुआ था, पूरी घटना विस्तार से बताओ आप, और आपके साथ उस दिन क्या हुआ, आप कहाँ थे? ऐसा है, ओडवाड़ा तकरीबन 800 मकान बने हुए। उस गांव के अंदर क्या है, आबादी भूमि बिल्कुल रखी नहीं इन्होंने, आधी खातेदारी और कुछ गौचो छोड़ दी। अब गांव बचा हुआ है तो आबादी में बसेगा। अब उसी प्रशासन ने इनको पट्टे दे दिए आबादी के अंदर, पंचायत भवन बन गया,
ठीक प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बन गए, रोडें बन गई, सारी जो गवर्नमेंट योजना सारी बन गई, और पंचायत ने पट्टे भी दे दी। जब इनको तकरीबन 2200 साल पुराना गांव जब इनकी नींद खुली तो गौचर में कुछ मकान तो इन्होंने तोड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया। और फरमान किनके लिए? जो प्योर बीजेपी के वोटर थे। और 10 साल पूर्व ये 2 बार और हाईकोर्ट से भी इनके लिए निकल चुका है, मतलब कांग्रेस सरकार ने जैसे तैसे रोक दिया था। और बीजेपी ने इनको तोड़ने के लिए, गरीब जिनके परिवार थे उनके मकान तोड़ने के लिए तो बुलडोजर लेके 5000 की पुलिस लेके तो आगे छाती पर बैठ गए सारे। तो ये लोग, कुछ लोग हमारे जोधपुर से संपर्क में थे और गरीबों के साथ जो बेचारे वास्तव में जो शोषित परिवार है, जो कमजोर, उनके साथ गलत हो रहा था। हम लोग भी अपने पहुंचे हुआ, हमने प्रशासन ये रिक्वेस्ट की कि भाई अपने हाईकोर्ट के अंदर स्टे के लिए अप्लाई करें, कुछ 2 दिन छुट्टी आने की वजह से स्टे नहीं मिल पाया, आप हमें सिर्फ 1 दिन की मात्र मोहलत दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, तब तक हम स्टे, हाँ आप ऑर्डर का, आप पुलिस प्रशासन ऑर्डर का फॉलो कर रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर आप थोड़ा रुक जाइए 1 दिन के लिए, कैसे करके मकान मत तोड़िए। जिनके लिए एक झोंपड़ी बनाना, जिनके लिए बहुत बड़ा एक महल जैसा है, उनका मकान तोड़ के क्या करोगे आप? तो हमने ये कि पुलिस प्रशासन ने नहीं माना, प्रशासन क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था तो उन्होंने मकान तोड़ने की कोशिश की। तो हमने अपने शांतिपूर्ण तरीके से हमने विरोध किया था। तो उसमें मुझे गिरफ्तार किया गया सबसे पहले, कुछ औरतों को किया, कुछ और बंधु थे उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो इन्होंने ज्यादा देर में रख नहीं पाए, फिर एक वीडियो था ना, वो पुलिस वाले यूं खींच रहे हैं, कुछ यूं खींच रहे हैं, उस दिन लगी नहीं आपको? थोड़ी नहीं, अंदरूनी चोटें तो नहीं, बाकी थोड़ी हाथ पांव दर्द तो हुआ ही, क्योंकि उसमें क्या औरतों का और कुछ लोगों का था, वो पुलिस को मुझे ले जाने नहीं देते, इसलिए मुझे पकड़ के बैठ गए। पुलिस वाले ले जाने के लिए मेरे टांगे पकड़ रहे हैं, तो तकरीबन ऐसा 1 आधा पौन घंटा चला। तो अब कितना, कोई लोहे का मैं बना हुआ नहीं हूँ तो दर्द तो होता ही है। फिर मुझे अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में फिर और वास्ते में जो औरतों के साथ उन्होंने बदसलूकी की पुलिस वालों ने, जेंट्स पुलिस वाले लेडीज को धक्का मारे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और नेशनल मुद्दा चैनल पर मुद्दा सब चला, सरकार बैकफुट कर गई तो सरकार ने 1.5 बजे कार्रवाई विड्रॉल की। और मैं भी काफ़ी लोगों के, कुछ मंत्रियों के, नेताओं के जो हमारे समर्थन फ़ोन आए तो, और फिर उनको लगा मॉल ख़राब हो जाए तो फिर उन्होंने हमें 151 में फ्री किया। अब भाई साहब तुझे की बात देखो, जब मैंने ये 15 तारीख, ये अपने 29 तारीख को किसके फोन आया था आपके पास? और उस दिन सबसे पहले हमारे गुरुमराज निर्मल दास जी का आया था, अशोक जी गहलोत साहब के फोन आया था, रविंद्र सिंह पार्टी का आया था, और सेकंड फोन हनुमान जी का आया था। प्रथम हमारे निर्मल दास जी गुरुमराज के, और फिर हनुमान जी का, फिर अशोक जी का, फिर रविंद्र सिंह पार्टी का, जिनके फोन, जिसने सहयोग किया उनका मैं भाई कहना तो पड़ेगा। ठीक है, बाकी बीजेपी किसी नेता ने फोन नहीं किया जिनके साथ 20 साल रहे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई हम अरे वो तो सोचे ये तो अंदर जाए, ठीक है, मतलब उनकी सोच तो ये 20 साल जिस परिवार में रहे उनका किसी का समर्थन नहीं मिला, और हम कौन सा अपने खुद के हितों के लिए कर रहे थे, भाई लोगों के लिए कर रहे थे। तो जब इनका फोन आया था तो आपको क्या कहा था हनुमान जी ने? यही कहा कि आपने जनहित के लिए लोगों की आपने हेल्प की है लोगों को, और हमारी जरूरत हो तो हम लोग आए। तो हमने कहा वैसा अभी तो इन्होंने विड्रॉल की है कार्रवाई। तो हनुमान जी ने कहा भाई हम लोग, या मैं थोड़ा दूर हूँ तो टीम आरएलपी के कार्यकर्ताओं को भेजे, एक बार भाई साहब इन्होंने कार्रवाई विड्रॉल की है, आप लोगों के दबाव, तो दबाव उन्हीं का था। कोई बीजेपी की सरकार, वो कह रहा मंत्री, कोई कह रहा एमएलए कह रहा मेरे दबाव से रुक गया, कोई कह रहा मंत्री का मेरे दबाव, अगर बीजेपी के दबाव से रुकता तो ये कार्रवाई करती क्यों? दबाव तो विपक्ष से नेताओं का आया था, और सुनने में आया सबसे पहले हनुमान जी किसकी थी सरकार? उसमें बीजेपी की, कांग्रेस नहीं थी। नहीं, बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी ने एक नारा दिया था 400 पार। अच्छा, तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, वहां मंत्री आए तो भाई साहब आपने 400 पार सीटों का, लोकसभा के इलेक्शन में 400 पार सीटों का नारा दिया था, 400 मकान तोड़ने का नारा दिया था आपने। अच्छा, तो उनकी बोलती बंद हो गई मंत्रियों की। लोगों ने पूछा भाई आपने 400 पार सीटों का नारा दिया था या मकान तोड़ने का नारा दिया? 400 मकान तोड़ रहे हो ना आप, जो ऑर्डर निकला 400 मकान तोड़ने का। तो बीजेपी शासन थी, तो इसमें सबसे पहले हनुमान जी ने विद्या उठाया और फ्रेशर बनाया, और उनको लगा कि हनुमान जी आरएलपी जाएगी तो शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार ने विड्रॉल की कार्रवाई। अशोक जी ने अपने स्तर पर मेहनत की, सबने की, बीजेपी ने मकान को, और बड़ी बात वो पूरा गांव लड़ाई आपने लड़ी, हाँ, खाचा तानी आपके साथ हुई, घायल आप हुए, लाइमलाइट आपका छोटा भाई थान सिंह लूट के चला गया। वो मेरा भाई है ना, कोई तकलीफ नहीं, भाई साथ में था, कोई तकलीफ नहीं था। बस ऐसा है मैं एक दिन पहले पहुंचा, भाई एक दिन बाद आया, साथ में थे। और कोई भी करे, अपने कर्म करना है ना, भगवान कैसे देखते हैं थान सिंह डोली को आप? नहीं, अच्छा बंदा, अच्छा है, और दरअसल से जुड़ा हुआ कार्य अच्छा कर रहा है, और आगे बढ़ेगा ये बंदा, और वास्तव में निस्वार्थ भावना से ये कार्य कर रहा है। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ गए, वो एक अलग बात है, बाकी काम कर रहा है ये बंदा, काम करे तो बहुत कम समय में आगे बढ़ा नहीं। अच्छा, भाटी ने आपको क्या कहा था फोन करके? यही क्या बिल्कुल कि हम सपोर्ट करें। फिर आया, बट रविंद्र जी 4 दिन बाद में गए भी थे,
और हनुमान जी भी आ रहे थे, पर हनुमान जी को भाई साहब हमने खुद नहीं कहा अभी, अब तो भाई साहब इन्होंने स्टे आ गया कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ठीक है ना। तो बाकी हनुमान जी तो आ ही रहे थे, तो फिर स्टे आ गया। तो अब स्टे भाई कोर्ट में जब मामला है तो फिर उस मामले को हम ज़्यादा कर नहीं पाते। आज भी स्टे। पर अब बड़ी बात है कि मैं जैसे ही मैंने RLP ज्वाइन की, बीजेपी ने मुझे दबाने के लिए, मेरी आवाज़ दबाने के लिए वो मुद्दा खड़ा कर दिया मेरे पास। ये लोग 2 साल पुराना मामला ओडवाड़ा का, उस समय 151 हमें फ्री कर दिया था। अब कह रहे आपके ऊपर तो राज्यकारी का हमने वादा का मुकदमा डाला है। अरे भाई तो कब डाला आपने? कि सब पहले कहता 2 साल कहाँ गए, नींद आई हुई थी क्या आपने? कोई इंफॉर्मेशन तो देते। कुछ नहीं है, रातों रात इन्होंने तैयार किया। सिर्फ मुझे RLP, मैंने जो बीजेपी छोड़ी RLP ज्वाइन करने के लिए, मेरी आवाज़ दबाने, मुझे दबाने के लिए। अभी को ये नहीं पता, मैं पहले अकेला था तभी नहीं दबता, आपसे डर रहा था ना, दबता था। अब तो हनुमान जी जैसे हमारे कहता वो सेनाध्यक्ष साथ में, तब क्या डर है भाई साहब? डरने लगता? नहीं नहीं, कोई नहीं डर, पहले ही नहीं डरता था, अब तो 4 गुना ज़्यादा जोश है हमें। बस हनुमान जी का एक आदेश हो, जो भी कार्य कहेंगे। क्यों, आपको क्या लगता है ये मुकदमा किसने वापस इंडियन करवाया? लॉ की तरह काम करेंगे। ये मुकदमा किसने वापस करवाया, आपको क्या ये लगता बीजेपी है? के नेताओं ने। किसने? किसने तो ऐसा एक्सेप्ट हो सकता है, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, गजेंद्र सिंह जी ने या बाबू सिंह जी ने? गजेंद्र सिंह इस छोटी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, मुझे पता है। पर हो सकता है बाबू सिंह कर सकते हैं, उनको पता है कि जाने से मुझे ही लॉस होगा। भाई जिस विधानसभा क्षेत्र में लॉस होगा वही करेगा बंदा। अब लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा पड़ा है, शेखावत साहब तो नहीं इसमें नहीं किया होगा, बाकी बाबू सिंह 100% इन्होंने किया। आप शेखावत जी के बहुत क्लोज रहे हो। हाँ। मैंने आप कई सारे ऐसे वीडियोस देखे थे, मैंने आप जो मैंने सर्च किया तो मैंने कहा नेताजी का देखते हैं क्या है। शेखावत आपके बहुत क्लोज है, कैसे नेता है शेखावत? ऐसा दिल है। से बताओ, अब RLP वाली बात मत करना नेताजी, दिल से बताओ। देखो ऐसा है, नेता वही होता है जो लोगों के लिए काम करे, जो गरीब शोषित किसान परिवारों के लिए काम करे, वही नेता होगा। तो 4 बार कैसे हमारा कोई जीत रहे हैं? धर्मेंद्र डोरत बोलना है, कोई जो मांग प्रेम राग ना हो, मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे होंगे उससे तो क्या मतलब, जो लोगों के लिए मैं तो कह रहा हूँ जल संसाधन मंत्री है देश के रहे, कौन सा इन्होंने झंडे गाड़े, मैं तो इतना बता दूं साहब, कौन सा ऐसा काम किया जिसे वाह भाई ईद को दे दें? अच्छा, ऐसा ये मोदी जी के पीछे जीत रहे हैं, बिना मोदी जी का नाम हटा दो, इनकी जमानतें जब्त हो जाए, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, शेखावत साहब हो, चाहे लूमाराम जी चौधरी हो, जालोर वाले, ये सारे मोदी जी नाम के पीछे वोट आ रहे हैं। बाकी इन्होंने व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया। हाँ, व्यक्तिगत गुण इनके अच्छे होंगे, लोगों को गाली नहीं निकालते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं। आप जाओगे हाथ लगा के, ठीक है, फोटो खिंचवा देंगे, आपको लगेगा अरे यार बहुत अच्छे सज्जन बात किए। व्यक्तिगत गुण उनके अच्छे होंगे, बाकी लोगों की काम नहीं किया बॉस। हमारे इस तरफ तो भाजपा के नेता हैं, आदुराम जी मेघवाल, चौहटन से विधायक, बहुत काम करते हैं। मैंने कई बार व्यक्तिगत उनका विजिट किया है, फील्ड की मतलब कितना काम करे। तो आपको उधर ऐसा नहीं है? नहीं बॉस, फिर आप हमारे क्यों बहुमूल्य सीट है वो सब, ऐसा है कि जोधपुर राजपूत समुदाय की बहुमूल्य सीट है, तो थोड़ा पार्टी का भी रहता है ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। और बाकी दरअसल पर काम नहीं किया सब, काम था सरकार ने किसी में काम किया है तो सब व्यक्तिगत अगर वास्तव में तारीफ करता, अशोक जी ने काम किया है, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जोधपुर संभाग के लिए और आसपास बाड़मेर सबके लिए अशोक जी CM रहते अच्छा काम किया बस। बाकी तो सारे, बाकी हनुमान जी नागौर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो खुद अभी पहले भी गया हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और लोगों का एक फ़ोन पर लोगों की तकलीफें दूर हो रही है सब, उससे ज़्यादा क्या चाहिए बॉस? आदमी को सपना दिखा दो साहब, आप रुक जाओ 4 महीने बाद में आपको 10,000 का फ़ायदा कराऊंगा या 10,000 का काम निकालूंगा, और वो सपना ही रहता है। अब वो 10,000 काम निकालने के लिए 10 बार आएगा, तेल चलाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कोई काम हो या नहीं हो तो क्या मायने रहे? और हाथों हाथ उस आदमी को 2,000 का भी कोई फ़ायदा हो तो वो तो आदमी वो देखेगा ना। और ये काम हो रहे हैं सब, वो लोग हनुमान जी के पास जो भी जा रहे हैं उनके काम हो रहे हैं। बाकी सारे फोटो खिंचा रहे हैं, हम ये कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, ढींगरा कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी कुछ नहीं। शोक सभा में जाना, बीजेपी के नेताओं के ब्याह शादियों में जाना, फोटो खिंचाना, बस ये है। हमारे यहाँ साहब पधार के मंत्री साहब आ गए, वो गए, लोग इसी में खुश हैं कुछ लोग तो, और जो वास्तव में जिनकी समस्या है वो तो काम देखना चाहते हैं। बड़े नेता हो आप, राजनीतिक जवाब देते हो हर बात का। ऐसा है। जिस पार्टी के साथ 20 साल रहे उस पार्टी को कोसते हुए बिल्कुल दया नहीं आ रही। अरे तो क्यों आए? 20 साल भोग दिया है, 20 साल भोग देने के बाद में जब पार्टी ने कुछ नहीं किया तब बड़ी, देखो मैंने बहुत सोच समझ के मैंने पार्टी छोड़ी है। ये थोड़ा बहुत भी काम करते मैं बीजेपी को नहीं छोड़ता, जिंदगी पर नहीं छोड़ता, सब मैं बता देता हूँ, नहीं छोड़ता। अच्छा, लोग अगर तो मेरे लिए नहीं, हाँ। मेरा छोड़ो, मेरा ना तो मैंने मेरे पर्सनल कोई काम को बोला है ना जिंदगी में बोलूंगा कभी। ये लोगों के लिए कोई भी थोड़ा बहुत काम कर लेते ना, ठीक है, तो मैं जीवन पर बीजेपी नहीं छोड़ता। अच्छा, ठीक है ना, मगर अब इन्होंने खुद ने ऐसे हालात कर दिए, क्यों लोगों को गालियां सुन। अभी राजस्थान सरकार एक नया मॉडल लेके आई है,
अभी वो चल ही रहा है पखवाड़ा कि अतिक्रमण हटाए जाएंगे शहरों के अंदर, जहां जहां मास्टर प्लान के अंदर सड़कें जिस तरह से बनी है, सड़कों की संख्या लंबाई चौड़ाई कम है, तो उस चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है वो मकान तोड़े जाएंगे। आपके उधर ये हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे अगोले में 2 दिन पहले वो आज बालेश्वर में मेरे पास, आपके पास उस समय फ़ोन आ रहे थे, सुबह भी आए थे, मैं जल्दी पहुंचूंगा बालेश्वर कल। ये स्थितियाँ हैं कि वास्तव में जो अतिक्रमण में आ रहे हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं जी, उनकी तो प्रॉपर्टी बचाई जा रही है। जो बेचारा गरीब है, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, तो 2 टंग की रोजी रोटी के जुगाड़ के अंदर कोई ठेला या कोई छोटा मोटा ढाबा लेके बैठा है, उसको हटा रहे आप। तो ये दोगली नीति क्यों भाई? आप जब आप नियम कायदे सबके लिए समान रखो, जो अतिक्रमण आ रहा है, चाहे पूंजीपति है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है, सब हटने चाहिए। किसी के साथ भेदभाव ना मत करो। अगर आपका पार्टी का कोई सपोर्टर है या आपको पार्टी के अंदर कोई डोनेशन दे रहा है, उसकी आप प्रॉपर्टियां बचा रहे हो, वो पूरा आपके अतिक्रमण के अंदर उसकी बच रही। और सिर्फ किसी ढाबे वाले के सिर्फ 2 फुट भी अगर ढाबा किसी को अतिक्रमण में आ रहा है, उसको पूरा उठा के लेके जा रहा है, पूरा सामान गिरा रहे हो। ये स्थिति आप वीडियो सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी ऐसे माहौल खराब हो गए, लोग तो बहुत परेशान हो गए, काफ़ी लोग इकट्ठा हो। कल हम लोग जल्दी बालेश्वर के अंदर लोगों इकट्ठा, मैं कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे, जितना हम धरातल पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और रही बात, अभी आपने पता होगा NS ये कह रहे हैं अतिक्रमण हटा रहे हैं, चलो माना अतिक्रमण हटा रहा है, अतिक्रमण किसका? अतिक्रमण तो आपने खुद ने करवाया। अभी आपको पता है एक ये लोड तक से भारतमाला पर एक एक्सीडेंट हुआ था जोधपुर में, 15 लोग डेथ हो गई। जी, तो इसके गुनहगार एक खुद है, सरकार है। कैसे? ऐसा है, हर 25 किलोमीटर बाद में रेस्ट हाउस होता है, और हमारे क्षेत्र में तो करीबन 100-200 किलोमीटर बाद में रेस्ट हाउस बना हुआ है। सरकार ने एक योजना बनाई भारतमाला रोड पर, 25 किलोमीटर डिफरेंट के बाद में 25 किलोमीटर में एक रेस्ट हाउस, जैसे हाईवे से नीचे उतार के आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, आराम से नाश्ता चाय पी सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। अब वो रेस्ट हाउस किनके पता है? जो बीजेपी के इनके जो खास जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इनके अजीज मित्र हैं, उनको ये दे रखे ठेके पर। अब वही चाय जो 10 रुपये की चाय है, उसके 100 रुपये 200 रुपये चाय की वसूले जा रहे हैं, ये हकीकत है। डोसा 100 रुपये का, उसके 500 रुपये डोसे के वसूले जा रहे हैं। अब नॉर्मल आदमी, आप और हम जैसे चाय जो 10 रुपये वाली चाय पीने चाहे 10 से 20 दे सकेंगे, चलो थोड़ा स्टैंडर्ड मैडनेस किया। अब 20 से 100 रुपये चाय के देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो आम आदमी, ट्रक वाले, और ज़्यादा रोड ये भारतमाला यूज कौन करे? ट्रक वाले करें ना, ज़्यादा लोडिंग के लिए। अब उनको अगर 100 10 रुपये की चाय 100 रुपये के लिए, तो वो क्या करेंगे? तो बेचारे ये लोग अब 200 रुपये, अब कुछ क्षेत्र में तो बने हुए भी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब रोड के किनारे जब ढाबे लगे हुए हैं, वहाँ चाय पीते हैं, क्यों? नीचे उतरने के लिए जगह ही नहीं है। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आप तो एक काम कीजिए कि इनको सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वहाँ, आप 25 किलोमीटर के हटा के 20 किलोमीटर कर लीजिए, 30 कर लीजिए। लोकल लोगों को आप पहले प्रायोरिटी दो कि आप अपनी दुकानें लगा दो, नीचे साइड जगह बना दो, रोड नीचे उतरने, ताकि जिसको पीना चाय पीनी एडजस्ट करनी, नीचे रोड से नीचे उतर जाए, अपनी गाड़ी रोड नीचे खड़ी करे और अपने आप चाय खाने व्यवस्था करता है कि उनकी भी रोजगार का धंधा हो जाए, रोजगार हो जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने दे दिया लूटने के लिए। आप जो जिन्होंने अपनी जमीन दे दी, जिनको कोड़ियों के भाव से आपने जमीन, वहां से जमीन ले ली उनके पास से भारतमाला निकाल के, और अब वो अपने कमाई, पहले तो अपनी जो खेती थी उससे अपना फसल वो कर, वो अपना पेट गुजारा कर रहा था, वो जमीन ही आपने छीन ली, और वो अब कमाने के लिए अगर कोई ढाबा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको तकलीफ। तो उससे तो अच्छी व्यवस्था करो, लोकल लोगों को आप वहाँ रोजगार उपलब्ध कराओ। ये जो कंपनियां, बाहर वाली कंपनियों को बंद करो, लोकल लोगों को दो। रही बात अतिक्रमण हटाने के लिए, सिटियों के अंदर जो अतिक्रमण वास्तव में अतिक्रमण है, वो सबका हटाया जाए, नहीं तो खाली गरीब और पक्षपात ये मत करो ना, गरीब को पीड़ा मत दो, हाई बहुत खराब होती है। लोग ये कह रहे हैं कि हाईवे किनारे जो आप दुकानों की बात कर रहे हो ना, उस दुकानों के अंदर शराब और दारू बेचा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं भारतमाला पर मैं भी यूज करता हूँ, सिर्फ खाना, चाय, 2 चीज़ें। अब राजस्थान अपने हैं तो क्या आता, देसी बाजरी और क्या सांगरी, ये रोटी बनाते, बाकी ऐसे कोई नशा पदार्थ नहीं देखा। अब कोई 100 में से एक आधा करता होगा तो वो ईश्वर जाने, हमने नहीं देखा आज तक। और भारतमाला पर तो नशा तो लोगों को लेने के लिए रोड से नीचे उतर के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। खाली ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाने के लिए, उनको सपोर्ट कैसे, पब्लिक का गुस्सा कैसे शांत करें, इसलिए कर रहे हैं। बाकी इन गरीब लोगों को तोड़े हैं ढाबे वगैरह, तो आप रेस्ट हाउस बना रहे, तो ये प्रॉपर्टी इनको दो ना फर्स्ट प्रायोरिटी, तो लोग अपना मतलब ये तकलीफ है, ना तो गाड़ियाँ रुकेगी रोड पर, ना एक्सीडेंट होगी, ना जना नहीं होगी। भाजपा सरकार को 2 साल हो गए। 2 साल कितने बेमिसाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2 साल के इनको 10 में से कितने नंबर दोगे? 0। आज सरकार, आज इतने क्या निर्दयी बन गए हो? ये हालात है। नहीं, पेपर तो रुके है ना, ये कह रहा पेपर लीक रुकी है हमारे आने से। कहाँ? राजस्थान के अंदर पेपर लीक नहीं होते हम कहे। शायद एक बयान देने से, सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देने से तो कुछ नहीं। आपके नेता ने लड़ाई लड़ी ना, ऐसा ही भर्ती वाली, ऐसा ही भर्ती पेपर लीक की लड़ाई लड़ी ना हनुमान जी ने,
उस पर कार्रवाई करने का काम तो भजन लाल जी ने किया। क्या किया? SIT बनाई, SOG को दिया मामला, फिर गिरफ्तारियां हुई, लीपापोती की इन्होंने और कुछ नहीं किया। वो भी हनुमान जी का फ्रेशर था, लोगों का फ्रेशर था। लीपापोती करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। बड़े बड़े जो कह रहे हैं मगरमच्छ पकड़े हैं, तो मगरमच्छ इनके खुद, आज से ज़्यादा मगरमच्छ इनके खुद के ही तो थे। किनके मगरमच्छ थे? ऐसा है, राजस्थान में एक चीज़ बनी है, 5 साल तुम शोषण करो, 5 साल तुम शोषण करो, तो ये बारी बारी जनता को लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाने उसका कोई नहीं। तीसरे लोगों के पास तीसरा विकल्प नहीं था, और एक RLP तीसरा विकल्प लोगों के लिए एक नई आस है। अब लोग दबेंगे नहीं, लोग अपने हक के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि दबेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन RLP के अभी तक तो प्रदेश अध्यक्ष का आता पता नहीं है, संगठन का आता पता ही नहीं है कि RLP चुनाव लड़ेगी कैसे। जब संगठन नहीं है, चुनाव कैसे लड़ोगे? ऐसा है प्रदेश, हम तो सबको सुप्रीमो मानते हैं, हनुमान जी एक ही बहुत है हमारे लिए। क्यों किसी को कहे? सब एक सेनाध्यक्ष, बाकी सारे सिपाही, सब एक समान है ना, कहाँ तकलीफ है? ये पद बांट के क्यों लोगों को बांट रहे हैं आप? और रही बात, फिर ऐसा है, RLP के अंदर 36 कौम जुड़ी हुई है, ठीक है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारी जातियां राजस्थान की सब। अब उस सब में से सबको संतुष्ट करने के लिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, किसको बनाए। और अपने राजस्थान में तो थोड़ा ईगो है बहुत ज़्यादा है कि भाई अगर जाट समाज से कोई अच्छा व्यक्ति है, वास्तव में मतलब प्रदेश बनने लायक है, अगर उसको बना दे तो लोगों में आ जाएगा, यार हनुमान जी हमने जाट समाज के लोगों को बना दिया। तो ऐसा नहीं, वो तो देखो, हम तो खुद हनुमान जी कोई सब छोड़िए, प्रदेश सब छोड़िए, आप हमारे लिए सुप्रीमो हो, और बाकी हम सब सिपा सलाह रहे हैं, आप तो काम कीजिए, हमें आदेश दीजिए क्या काम करना, हम वो करने के लिए तैयार है। फिर भी क्या लगता है कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष RLP का? वो तो हनुमान जी के ऊपर है, किसको बनाए, ठीक है, वही हमारे मुखिया है, उनका जो आदेश होगा कि भाई इनको आज के बाद में राष्ट्र अपने प्रदेश अध्यक्ष मानना है, हम उनको मानेंगे। जो नेता RLP छोड़कर गए, उनको आप क्या मैसेज दोगे? उनकी राजनीति ये समझो आपने खुद ने बर्बाद कर दी उन्होंने। जिनको कांग्रेस को या बीजेपी को थोड़ा था ना कि इस बात उनको लेके हम अपना फायदा निकाल दें, ये 5 साल बाद देख लें, विधानसभा में देखना क्या स्थिति होती है, या लोकसभा में जो गए उनका अगले लोकसभा में इलेक्शन देख लेना क्या रहती स्थिति। क्या होगा? क्या होगा? जहाँ से शुरू करे थे हनुमान जी ने, जिनको हीरो बनाया था, जिनको नेता बनाए थे, ये वापस उसी जगह आएंगे, दरिया बिछाने के लिए आएंगे। ये स्थिति रहेगी, रियली में रहेगी सब। और हनुमान एक ऐसा है, एक मैंने रियली मुझे बुरी लग रही है, हनुमान जी जिस व्यक्ति को खड़ा करते, जिनको नेता बनाते, और कुछ लोग उनके साथ में कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं बस। एक आदमी, और इतना आदमी तो बहुत हिम्मत वाले हैं यार, इतना होने के बाद में भी अभी दबंग, मतलब दब नहीं रहे, ना नर्वस हो रहे हैं। कितने लोगों बनाए, लोग छोड़ के अपना खुद का हित पूर्ण और छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दुख के समय जिसका आपको साथ दे, जिसने आपका सहयोग किया, उसको जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए बस। और मैं तो यही कोशिश रहेगी कि हम जितना जल्दी हो सके RLP को हम अपने राजस्थान के अंदर पूर्ण मजबूत बनाएं। जितने भी संघर्ष अपने अपने क्षेत्र के अंदर, जैसे नीरज मीणा है, आपका रविंद्र भाटी है, और भी सबको RLP के बैनर तले लाए। आपको लगता है भाटी और हनुमान एक साथ चुनाव प्रचार आएंगे? क्यों नहीं, वो भी सज्जन व्यक्ति हैं, और हनुमान जी उससे डबल सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति आपस में बैठ सकते हैं, दोनों गुण अच्छे हो तो दोनों आपस में साथ बैठ सकते हैं। एक गुण और एक अवगुण तो नहीं बैठते, दोनों अच्छे लोग। आपके क्षेत्र में मेरे पास भी कई सारे ऐसे वीडियोज आए थे कि कंपनियों के सोलर लग रहे हैं, उसके मामले में खेजड़ी की कटाई हो रही है। ऐसा है, ये सरकार की अब देखो दोगली नीति। एक तरफ तो कहे एक पेड़ मार के नाम लगाओ, और दूसरी तरफ हजारों खेड़िया पौधे काटे जा रहे हैं। आपके मित्र भाटी इस मुद्दे पर कई बार सरकार के खिलाफ हुए हैं। हाँ। शिव में भी तो सही किया ना उन्होंने, वास्तविक जो कटाई हो रही है। और एक धरातला देखना, कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ पर्दे के आगे भी है, और काफी पीछे। जितनी भी सौर ऊर्जा की फैक्ट्रियाँ लगी, उसमें आधे से ज्यादा बीजेपी की नेता है उसमें पार्टनर। रियली बता रहा हूँ, क्या बात है, ये पता कर लेना सब, सच है ये? सच है। अच्छा, जितना भी है ना, मतलब ये समझो 80% सोलर ऊर्जा के अंदर पार्टनरशिप इनकी बनी हुई है। एक तरफ तो कह रहे पेड़ लगाओ, ये करो, और इस तरफ ये जिन्होंने एक खेजड़ी का पेड़ 100 सालों के पेड़ जो एक बच्चे की तरफ पालन पोषण किया था आपके हमारे बुजुर्गों ने, उस पेड़ को कितना पन पाया। उन खेजड़ियों को काटने के लिए क्या करते हैं, जब विरोध ज़्यादा होने लगा, जिन्होंने एक नई स्कीम चालू कर दी। क्या करिए? ये क्या करते, रात के समय तेजाब डालते हैं खेजड़ी के अंदर, जड़ों के अंदर, ताकि वो 10 दिन में ऑटोमेटिक वो तेजाब से खेजड़ी जल जाए, जड़ें खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक वो गिर जाए। पहले ये क्या करते थे, काटते थे, तब विरोध होने लगा। अब ये क्या, इन्होंने एक नया स्कीम चालू कर दी, तेजाब डालना। तो तेजाब से धीरे धीरे, अब तेजाब डाल के उसमें भी एक जीव तो है ना खेजड़ी का, इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। और रही बात सोलर की, हमारे MLA साहब की काफ़ी पार्टनरशिप है, हमारे शेरगढ़ में जितनी भी लगी हुई 50% की पार्टनरशिप है, किसी में 25%, किसी में 50%, किसी को भाई के नाम से कर ली। इस तरह से ये गोरख धंधा बना। कार्यकर्ताओं के नाम की नहीं है? नहीं, कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने अभी आज तक कोई फायदा नहीं दिलाया, ना तो हमें दिलवाया, ना किसी दूसरे कार्यकर्ता ने दिलाया। हमारे बाबू सिंह का एक ही सिद्धांत है, कमाई करे तो आप और उसके भाई पाठ सिंह जी, इनके भाई,
बस वही देखते हैं, कोई भी काम होगा पार सिंह देख लेगा। बाकी ये दूसरे जो कांग्रेस है वो तो कार्यकर्ताओं को भी करवाते थे। जो कार्यकर्ता जो इलेक्शन के अंदर पैसा अपना खर्च करता है, जो कहते हैं उनको किसी को टेंडर दिलवाना, किसी को कुछ करना, आर्थिक सहयोग भी करते थे टेंडरों से। बीजेपी में ये सिस्टम नहीं है, बस घर का मैं ही एक एमएलए रहूं और मेरा भाई बस कमाई का जरिए वो करे, वो कोई कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता तो सिर्फ हमारे लिए दरिया बिछाए, इलेक्शन के अंदर पूरी व्यवस्था करें। जब भी गांव के अंदर कोई काम हो तो टेंट लगाए, हमारे लिए सापे लाएं, गुड़ लाएं और हमें तोलें, बस ये करें, वाहवाही करें, उनके साथ फोटो खिंचवाए, बस मैटर खत्म। कार्यकर्ता बैठे मुंह की तरफ देख रहे हैं। किसी ने मेरी तरह हिम्मत करके आरएलपी जैसे संगठन के साथ जुड़े हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं। हमारे बहुत जल्द ही बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा 2028 से पहले टूटकर आरएलपी के साथ आएगा, ये आप सत्य है। आपके क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना से पानी के कनेक्शन तो हर घर हो गए? नहीं हुआ साहब, 1%। विधानसभा में कितने % काम हो गया है जल जीवन मिशन का? डॉक्यूमेंट तो 100% बता दिए ना, धरातल पर तो कहीं 10% कहीं 20% काम हुआ है। मैं भी विजिट करने आऊंगा एक बार, हाँ, बिल्कुल टीम आएगी सर्वे के लिए। आप अगर झूठ बोलेंगे तो हम आप खिलाफ चलाएंगे वहां। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मेरा हमारी स्टूडियो में आकर के गलत बोला। ऐसा हमारे तो बुजुर्गों ने ये सीखा है कि मुंह से जो शब्द निकले ना वो वापस मुंह के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए तो हम सोच समझ के पहले ही बोलते हैं। हम लोग ऋषि मुनियों के संतान है बॉस, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जिनका मार्गदर्शन किया था। राजपुरोहित समाज ऋषि मुनियों के संतान है, तो हम तो खुद ही बड़े अच्छे सभी परिवारों से। झूठ बोलना हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हम तो तोल मोल के सब निकालते ताकि मुंह वापस शब्द अपने मुंह में नहीं घुसे। इसलिए जो भी बताया सत्य बताया, जो एक फैक्ट है। और अभी मैंने कुछ बताया नहीं आपको, सिर्फ 10% बताया। बहुत सी बीजेपी की ऐसी चीज़ें हैं पार्टी की, तो इस सब चीज़ों से आहत होकर तो मैं छोड़ी है ना। बाकी मेरा तो एक था, मैं कभी बीजेपी को छोड़ू ही नहीं, इतना था। तो आज बीजेपी को छोड़ना बहुत बड़ा, बहुत अंदर तक आहत हुए। उसकी कार्यशैली देखी, सामंतवादी सोचों, लोगों का दबदबा देखा, दूसरों किसी की नहीं चलती वो, ना किसी का कार्य होते। पूंजीपति लोगों के, सामंतवादी लोगों का ही बोलबाला है, उन्हीं की पार्टी रह गई। ठीक है, दूसरा वर्ग जो है वो धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और बहुत जल्दी सबसे छोटी पार्टी हो जाएगी बीजेपी। आपका क्षेत्र जैसलमेर के नज़दीक है। जैसलमेर एक बस का अग्निकांड हुआ था, बहुत बड़ी दुखांतक हुई थी, जहाँ बहुत सारे लोग जिंदा जल गए थे। उसके बाद जिस तरह से बसों के मालिकों ने हड़ताल करी, उस हड़ताल को भी सरकार ने फ्लॉप कर दिया, हड़ताल भी वो कोई काम आई नहीं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं और उस अग्निकांड पर आपकी क्या टिप्पणी? ऐसा है, इन लोगों की सरकार की, भजनलाल जी की और राजस्थान सरकार की, वास्तव में अगर लोगों को बचाने की इनकी नीयत होती ना, आधे से लोगों को ये बचा सकते थे। जैसलमेर से 10 किलोमीटर पहले, सिटी से 10 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ और आर्मी का बहुत बड़ा क्षेत्र है वहाँ, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है वहाँ। बहुत से लोग अगर ये चाहते एयरलिफ्ट करके, अगर जोधपुर क्यों बड़ी विडम्बना देखो, 300 किलोमीटर पहले कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। मतलब आज कह रहे हैं चांद पर पहुंच गए, और एक चिकित्सा जो एक सबसे बड़ी बुनियादी सुविधा वो भी नहीं है। 300 किलोमीटर डिफरेंट में, जोधपुर और जैसलमेर के बीच 300 किलोमीटर में 50% आदमी जले हुए को एम्बुलेंस में लेके आना। ठीक है, चलो कॉरिडोर बना दे, उससे क्या होगा, 15 मिनट आधा घंटा डिफरेंट होगा। अगर इनकी नीयत होती बचाने की तो एयरलिफ्ट करते तो आधे से ज्यादा लोग बच जाते। मगर इनको नहीं बचाना ना, इनको बचाना नेताओं, अपने अध्यक्ष की पत्नी को, मंत्रियों के भाइयों को बचाना। जिनको कोई छोटी तकलीफ हो जाए, अगर मस्से की तकलीफ हो जाए तो उनको भी एयरलिफ्ट करके वो तो जयपुर पहुंचाते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता है। तो जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको सरकार चुनी है, जो आदमी आपको टैक्स दे रहा है, उसकी तकलीफों से, उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है आपको। इस पर आपके नेताजी का बयान आया था कि प्रदेश अध्यक्ष जी को की धर्मपत्नी को एयरलिफ्ट किया। बिल्कुल सही बात ना, तो उन्होंने कहा मैंने तो मेरे खुद के पैसे से किया। ऐसा है, वो तो अब दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे ना सर। बाकी रियल है, हनुमान जी ने कहा, सोच समझ के कहा ना, सारे सबूत, सारी चीज़ें देके, बड़े नेता है, बोलने से पहले हर चीज़ को परखेंगे ना, हर चीज़ का सबूत होगा। और ये फैक्ट है, कुछ नहीं है, सरकारी योजनाओं से वो अपने जो भी था एयरपोर्ट, हालांकि औरतें मातृशक्ति, हम उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना पड़े। बाकी ये फैक्ट है, बीजेपी के नेता है, बीजेपी के, चलो नेता छोड़ो, बीजेपी के जो अच्छे मित्र हैं, बीजेपी के सपोर्टर जो पूंजीपतियाँ हैं, उनके लिए सरकार है, बाकी आम आदमी के लिए नहीं है। अगर इनकी नीयत होती है एयरलिफ्ट करते तो आधे से ज़्यादा लोग बच जाते, और यही मानवता थी और यही इनको करना चाहिए था। मतलब ऐसा है, ये भजनलाल जी खुद ही एक ऊपर से ला के बिठाए गए हैं, तो उनकी कुछ मतलब वहाँ राजस्थान के अंदर IAS 15 IAS गुजरात कैंडर वो सरकार चला रहे हैं। अब भजनलाल जी को जैसा लिख के दे रहे हैं वही कार्य करें। हम राजस्थान सरकार के मंत्री चिल्ला रहे हैं हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब राजस्थान सरकार के मंत्री चिल्ला रहे हैं, आम आदमी की कम पीड़ा कौन सुनेगा सब? ये स्थिति है। क्या बात कर रहे हो? रियली में बस इसलिए अब भगवान भरोसे हैं भजनलाल जी,
और बजलान जी के पड़ोसी राजस्थान है। अभी नया मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, आपको क्या लगता है कि बाबू सिंह जी मंत्री बनेंगे? मुझे नहीं लगता इस जन्म में बाबू सिंह नहीं बनेंगे, इस जन्म में सरकार में छोड़ो। ऐसा क्या है? उनकी सोच अलग है, उनकी स्वार्थ है, ठीक है। कुछ पाने के लिए भोग देना पड़ता है। पहले मंत्री बनने के चक्कर में वसुंधरा मैडम से कट के रह गए। 10 साल मैडम रही, जब तक मैडम के आपस में मंत्री नहीं थी, मंत्री नहीं बना, इसलिए मैडम के आगे मुंह फुला के बैठ गए, तो मैडम ने शेरगिल का नुकसान कर लिया। नुकसान शेरगिल की जनता को हुआ ना, कोई योजना का फायदा नहीं मिला। और फिर वसुंधरा जी से बनी तो शेखावत साहब से हो गई, शेखावत साहब पावर, शेखावत साहब हो गई। आज मतलब देश आज़ाद होने से बाद जब से सरकारें बनी हैं, 2 ही परिवारों ने राज किया है, एक चौड़िया परिवार और एक न्यातरो परिवार। चौड़िया परिवार जो उमेश सिंह जी इनके दादाजी थे, के सिंह यादनी, वो तो मंत्री रह चुके, 35 साल तक कंटिन्यू मंत्री रहे, और वो चाहते शेरगढ़ को चमन कर देते। मगर आज की शेरगढ़ की स्थिति है बैकवर्ड, पहले था, आज ही बैकवर्ड है, आज वही उससे दयनीय स्थिति है। कोई योजना, कोई सरकारी सुविधा शेरगढ़ के अंदर नहीं है, जबकि जोधपुर सबसे नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र है और बड़ी लोग, और सबसे बड़ी शहीदों की, देश में बलिदान करने वाले फौजियों की भूमि है। उनके लिए भी नहीं सोच सके तो दूसरों के लिए क्या करेंगे बस। आपके आगामी क्या प्लान होंगे? सबसे पहले मेरे लिए शेरगढ़ के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले तो पानी की जो भयंकर परिस्थितियाँ हैं, शुद्ध पीने के पानी की जैसी लोगों के लिए सुविधा, और द्वितीय जो हमारे खनन विभाग जो है बालेश्वर में, खनन विभाग से जितनी गवर्नमेंट योजना से जितना हमारे मजदूर वर्ग को लाभ मिल सके उसके लिए। तीसरा, बालेश्वर के अंदर ना तो चिकित्सा की कोई सुविधा है, हॉस्पिटल और आर्मी क्षेत्र वालों के जितने भी ये केंद्रीय विद्यालय हैं वो, और शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, युवा बंधुओं के लिए, मातृशक्ति के लिए जितनी भी सरकारी योजनाओं का होगा फायदा, हम आगे बढ़कर साथ रहकर उनको हर चीज़ का फायदा दिलवाएंगे, उनके हित में कार्य करेंगे। हनुमान जी को लेकर के क्या लग रहा है कि हनुमान जी सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, कैसे कैसा नहीं बनते हैं। अब बजलान जी जैसे सीएम बन गए तो हनुमान जी तो उनसे 100 गुना आगे है। हनुमान जी बेनीवाल भजन लाल जी ज्यादा क्यों टिप्पणियां करते हैं बेनीवाल जी? तो वो देख ही रहे ना, क्या सरकार ऐसा है, अब आप देख ही रहे हो ना यार, कोई प्रशासन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है हनुमान जी का, बजलाल जी का सर। अब कोई सुन नहीं रहा है, कोई उनको ले नहीं रहा है कि भाई हमारे सीएम है। 1 साल बाद अपन फिर वापस बात करेंगे, हाँ। और आपके क्षेत्र में आके ही मैं आपके अगला इंटरव्यू करूंगा, और देखते हैं कि 1 साल तक आप कितनी लड़ाइयां लड़ते हो। आप ऐसा है, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बिल्कुल, मीडिया आपके साथ खड़ी रहेगी, मीडिया तो क्या सच में आप नहीं, मैंने ऐसा है, आपने मेरे बारे में पता किया तो मैंने भी आपके बारे में पता तो किया ही ना, कि भाई मैं, वो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बैठे अच्छे दिखोगे, बुरे के साथ बैठे बुरे दिखोगे ना। नहीं ठीक है ना, तो मैंने भी आपका बड़प्पन है, आशीर्वाद है। नहीं, आपके प्रति देखा, आप वास्तव में जो सच है वही दिखाते हैं, और किसी के पक्षपात आप नहीं रखते हैं, किसी को वो कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, जो रियल है धरातल उसी को आप दिखा रहे हैं, और वही होना चाहिए, क्योंकि प्रेस मीडिया एक चौथा स्तंभ है। तो आप पर लोगों की बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि आप जो दिखाते हैं लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को सच मानते हैं। अगर आप मेरे बारे में गलत है और आप सही बताओ, लोग वही मानेंगे। तो आप तो वास्तव में अपना जो कर्तव्य पूर्णतः निभा रहे हैं। और आपको और पूरी शेरगढ़ जनता, हमारे एक मित्र हैं यहाँ प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, संकल्प क्लासेस चलाते हैं सर। वो मेरे स्टूडियो में वो आपकी तरह ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उनका बहुत हॉबी है। आपका भी ये है क्या? हाँ, ये आदत है, ये प्रयोग सबके है क्या? सारे प्रयोग ऐसे ही करते हैं? वो थोड़ा क्या है, मेरा पहला ही नहीं, अभी थोड़ा आईव्यू थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा फोन वगैरह गाड़ी चलाने जाता तो भ्रमण होता है कुछ, बाकी तो भी चश्मा लगा है तो थोड़ा अटपटा रहता है। पहले हाँ, थोड़ा वो क्या है कि कितना भी फेस बढ़ा है तो नीचे ऊपर आता रहता है। चलो, हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बात हुई, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, मजा आएगा। इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा, और देखते हैं कि शेरगढ़ में क्या बदलाव होता है। धन्यवाद आप सभी का, विशेष आपका, और सभी मित्रों का धन्यवाद, और हमारे भाई साहब को अपना स्नेह, प्रेम, वात्सल्य ज़्यादा प्रदान कीजिएगा। देखते हैं शेरगढ़ के लोग क्या कहते हैं इस पे। नमस्कार।